लास्ट जो कुछ चीजें देखी थी, एक तो हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है। तब मैंने कहा था तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तब मैंने कहा था करंट अफेयर्स की जो सबसे ज्यादा उपयोगिता है वो किस एग्जाम में है? यूपीएससी में। आरएस की एग्जाम में इसकी उपयोगिता थोड़ी कम है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स जो हैं वो बेसिकली दो तरीके के हैं। एक जिसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन कहते हैं, दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन का अर्थ है जो रेंडमली चेंज होगा, जैसे आज का डाटा जो है वो कल काम नहीं आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार की क्या है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं या किसी विषय की क्या है कुछ प्रमुख समझ है जो बार बार आपके काम आएंगी। अब मैंने कहा था एक तो अपने को सोर्स के बारे में डिस्कस करना है। तब मैंने पहली चीज कही थी कि हमारे पास एक तो लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल जो है वो वास्ट एरिया का है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है लिमिटेड सोर्स के साथ में किसी सिंगल सोर्स को हमें डिस्कस करना है। जैसे एक ही, जैसे मैंने कहा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो गूगल का सपोर्ट ले सकते हो, केवल पूरी मैगजीन पे ही भरोसा कर रहे हो तो कोई खास ज़्यादा गूगल की भी ज़रूरत नहीं है, एक सेगमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। पर बेहतर चीज़ है कि हम लोग डेली बेसिस पर क्या करें, इस सेगमेंट को राइट करें। कि जैसे मान लो आज की न्यूज़ के बारे में आज ही हम लोग आइडेंटिफाई करें। जनवरी महीने की कुछ न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो उन न्यूज़ के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें तुमको कही थी कि हमें सब्जेक्ट वाइज, जैसे पहले तो रिलीवेंस पता करनी है उस सब्जेक्ट की, क्या रिलीवेंस है क्या नहीं है। तो कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे मैं कुछ टॉपिक्स और लिखा देता हूँ। दो टॉपिक लिखे थे शायद अपन ने, ठीक है। एक एंटी नक्सल ऑपरेशंस लिखा था, दूसरा जो लिखा था वो है लिव इन रिलेशनशिप वाला, ठीक है। एक तीसरा लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ बच्चे होंगे शायद, है ना, उनको बोल नीचे ले जाओ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है, ठीक है। और साइंस और टेक्नोलॉजी का सेगमेंट होने के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस पार्ट को पढ़ेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है इसका प्रयोग, एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें इसके यूज हो गए एक तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद की चीजें हैं, पर दो चीजें ये प्री के हिसाब से तुमको पढ़नी है, ठीक है। अब जब इसके यूज की बात आएगी तो कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नीड ऑफ रेगुलेशन, इस पर नियंत्रण की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव होना क्या हो जाएगा, शुरू। और तीसरा, दुनिया का क्या इस पर एक्शन है, भारत का इस पर क्या एक्शन है, ठीक है। यानी एक तरीके का एआई को लेकर पूरी दुनिया का और भारत की क्या प्रतिक्रिया है ये आपको देखनी है, ठीक है, ये मेंस के हिसाब से। और चौथी चीज फिर आपको क्या है, एक सजेशन फ्रेमवर्क बनाने की क्या है, आवश्यकता, ठीक है। कि हम लोग इन चार चीजों पर काम करेंगे तब जाकर अपना एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो ये चार चीजें लिख लो लाइन से, ये चारों तैयार करनी है आपको। और ये मेन टॉपिक है बेटा आने वाले 2-3 सालों तक के लिए, है ना। तो इसको अभी से तैयार करना शुरू करो, तो ये ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है एडहोक जज का। एडहोक जज समझते हो? नहीं? अस्थायी न्यायाधीश पढ़ाया था, ये समझते हो ऐसा? हाई कोर्ट में पढ़ाए थे ना, तो अस्थायी न्यायाधीश का सिद्धांत, ये भी पॉलिटी के सेगमेंट का है। ठीक है, अस्थायी न्यायाधीश का सिद्धांत जो है वो पॉलिटी के सेगमेंट का हो जाएगा। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इसकी नियुक्ति, ठीक है, उससे जुड़े हुए प्रावधान, ठीक है, और उसकी शक्तियां, ये तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का सेगमेंट हो गया प्री प्लस मेंस का। और अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति पढ़नी है तुमको, उससे जुड़े हुए प्रावधान पढ़ने हैं, और उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं ये चीज पढ़नी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। और तीसरी चीज जो पढ़नी है वो है एडवांटेज और चैलेंजेज, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये मेंस के हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, तो लिख लो, नियुक्ति हो गई, ठीक है, प्रावधान हो गए, और उससे जुड़ी हुई शक्तियां हो गई, ये तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य हो गए, ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके फायदे और नुकसान हमें पढ़ने हैं एक तरीके से। फिर एक लिखो एमएसपी का गारंटी लो, एमएसपी गारंटी कानून। ठीक है, एमएसपी क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहाँ पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स में। और किस टॉपिक में? कृषि में। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? जीएस पेपर 3 में प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ना है वो समझो। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, और भारत सरकार की एमएसपी नीति वर्तमान में क्या है ये पढ़नी है। 4 चीजें पढ़ोगे, प्री का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि एमएसपी नीति का सिद्धांत क्या है, ठीक है, कैसे गणना की जाती है, उद्देश्य क्या है, और भारत सरकार की नीति क्या है। ठीक है, आपको इसके फेवर में और आपको इसके विरुद्ध में, ठीक है, कथन बताने हैं, फेवर में और विरुद्ध में, कि एमएसपी नीति वर्तमान की अच्छी है कि नहीं है। तो अच्छी क्यों है, एमएसपी नीति के फायदे क्या हैं, और ये क्यों इसके विरोध में भी आपको बताना है कि भाई इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और वर्तमान नीति में क्या कमी हो सकती है। ठीक है, और लास्ट में जो बताना है वो क्या है, सजेशंस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखो एक वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन कौन से पेपर का होगा? जीएस पेपर 2 का। क्लियर है? और किस में होगा? पॉलिटी के सेगमेंट में। ठीक है, ये प्री प्लस मेंस अब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कल तक तो प्री के लिए ही था, मेंस के लिए ही था, पर अब कुछ इसमें चीजें हुई हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कॉन्सेप्ट कि वन नेशन वन इलेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। और दूसरा एक समिति बनी है इसके ऊपर, किसके नाम से? रामनाथ कोविंद के नाम से। कौन रह चुके हैं ये? पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनके नाम से एक समिति बनी है, उस समिति ने अपने सुझाव सौंप दिए हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होंगे,
वो तुमको बताने हैं, और इसके नुकसान क्या होंगे वो तुमको बताने हैं। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक और तुमको तैयार करना है प्री और मेंस के हिसाब से कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या है और सिद्धांत के अलावा जैसे समिति की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिखो, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। पढ़ाई थी कहाँ पे? पॉलिटी में, ठीक है। जुडिशरी टॉपिक में पढ़ोगे तो जीएस पेपर 2 के लिए, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए, ठीक है। न्यायिक सक्रियता किसका टॉपिक है? मेंस का। आरएस में हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से, मेंस के अंदर, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिद्धांत क्या है, यानी किसको कहते हैं, इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, और इसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़नी है। सिद्धांत क्या है, मुद्दे क्या हैं, आवश्यकता क्या है, ठीक है, और इसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं। ये 4 चीजें पढ़ने की क्या है? आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। पॉलिटी का सेगमेंट है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है। उसके अलावा संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। ये 2 चीजें तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। ज्यादा प्री का ही टॉपिक है, आई बात समझ में? फिर एक है पोस्ट एक्ट, ठीक है। ये भी पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? हाँ, पॉलिटी में एक लॉ सब्जेक्ट पढ़ाई थी, आरएस में पढ़ाई थी। तो क्या होता है पोस्ट एक्ट? कार्य क्षेत्र पर यौन शोषण जैसी प्रक्रिया को रोकने का, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। जो पोस्ट एक्ट है ये भी चर्चा में क्यों है, पहले यूं समझ लो। कुछ राजनीतिक दलों की महिलाओं ने, ठीक है, अपनी पीड़ा एक तरीके से व्यक्त की है ना। तो ऐसे में इस पोस्ट एक्ट को अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी लागू करने की बात चल रही है, ठीक है, कि ये राजनीतिक दलों पर भी क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। कांग्रेस ने 4 महिलाओं की एक समिति बना भी दी है, ठीक है। अभी लॉ नहीं आया है, लागू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अब पहल चल रही है। तो पोस्ट एक्ट क्या है? एक्ट पहले से ही है, ठीक है। तो पोस्ट एक्ट क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है। वैसे ही सिलेबस में है आपके तो पूरा का पूरा, और फिर भी आपके प्री के हिसाब से ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। राजनीतिक दलों में मुद्दे क्या हैं, इश्यूज इन पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, ठीक है। चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, राजनीतिक दलों की खुद की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। और आपके सुझाव कि इसको किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके मेंस का सेगमेंट है, ठीक है। 10 न्यूज हो गई शायद मेरे हिसाब से, 9 हुई है क्या?
एक रह गई, फिर एक और लिखो, यूजीसी गाइडलाइन। नहीं आई ना शायद, लिखा ही है क्या? हाँ, तो एक लिखो यूजीसी गाइडलाइन। ठीक है, ये एग्जाम में कम चांस है, पर ये एग्जाम के अंदर क्या होगा, कंटेंट के लिए ज़्यादा चांस है। जैसे सपोज करो एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ठीक है, कोई आपसे ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम पूछेगा कि शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब ये है क्या, मोटे तौर पे समझ लो, इसको आप खुद ही एक बार पढ़ लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, यूजीसी ने क्या किया है, वाइस चांसलर को लेके और एक तरीके से जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो होते हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान जारी किए हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, 4 चीजें इस देश के अंदर क्या है कि क्रूशियल पॉइंट पर मानी गई हैं। जैसे एक आपने सुना होगा कि किसान, ठीक है, दूसरा पढ़ोगे जवान, ठीक है, जवान मतलब आर्मी से फील्ड का, ठीक है, तीसरा पढ़ोगे विद्यार्थी वर्ग, ठीक है, और चौथा पढ़ोगे मीडिया। ठीक है, ये 4 देश की मूल समस्याएं भी हैं, समस्याओं का मतलब है इनमें मुद्दे भी हैं, और यही 4 देश की सबसे बड़ी बाधा भी हैं। ठीक है, अब ऐसी लाइन काम में ले रहा हूँ तो अटपटा लगेगा, पर अर्थ क्या है बहुत ध्यान से समझो कि किसान के प्रति जो मनोवैज्ञानिक सोच है, जो साइकोलॉजी है लोगों की, वो फेवर में है। चाहे वो टैक्स ना दे तो फेवर में है, ठीक है, वो सपोज करो किसी भी वे में मान लो, जैसे आज मैं भी आपको समझाऊंगा तो मैं भी आपको बुरा लगूंगा। एक शब्द ही ऐसा है जिसके लोग सब पक्ष में सुनना चाहते हैं, विपक्ष में नहीं सुनना चाहते, ये हमारा फेलियर है, याद रखना। जैसे हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली समझते हो ना, उस पर रोड टैक्स नहीं था पहले, ठीक है, तो अब है। आई बात समझ में? अब जब हमने लागू किया तो बहुत ध्यान से समझो, हम ग्रोइंग नेशन है, हमें हमारी कमियों पर काम करना ही पड़ेगा। जैसे हमने सती प्रथा हटाई तो वो हमारी कुप्रथा थी। प्रथा जब गलत दिशा में चलना शुरू हो जाए या प्रथा का कोई महत्व नहीं रहता, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कुप्रथा। क्लियर है? तो सती प्रथा जब पढ़े हो सारे इतिहास में, क्या होती है? हाँ? पति की मौत हो जाए तो पत्नी को ऐसे साथ में जला देते थे, उसकी भी मौत, जबरन हत्या हो गई एक तरीके की। ठीक है, तो किस उद्देश्य से होती थी? प्रथा समझते हो क्या? क्या होती है? या परंपरा समय के अनुसार चली आ रही है, ऐसा प्राचीन समय से चली आ रही है ऐसा। जैसे इस क्लास में तुम मास्टर के आते ही खड़े होते हो, मुंह से गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, ऐसे ही खड़े हो जाते हो ना, ये क्या है? परंपरा। हाँ या ना? तो पहले में अब में फर्क है या नहीं है? स्कूल में ऐसे ही खड़े होते थे, हाँ, तो बोलते थे मुंह से, तो ये परंपरा थी। और उससे पहले जब छोटे थे तब स्कूल में हर मास्टर के पैर छूते थे, नहीं छूते थे वो डंडों से मारता था, ऐसा है ना? तो वो भी परंपरा थी। तो धीरे धीरे देखो चीजें कम होती जा रही है। आने वाली जनरेशन, तुम तो अभी खड़े हो रहे हो, ठीक है, 2 साल 5 साल बाद जब हम पढ़ाएंगे तो खड़े भी नहीं होंगे। हरी बात समझ में? तो ये धीरे धीरे क्या हो चुकी है, चीजें परिवर्तित हो रही है, कोई सही दिशा में कोई गलत दिशा में। समाज को संचालित करने के नियम को क्या कहते हैं? प्रथा। क्या कहते हैं? प्रथा। आई बात समझ में? परंपरा। ठीक है या नहीं समझ में आई? सबको आई? जैसे तुम्हारे परिवार में कुछ परंपराएं हैं, जैसे कुछ लोग सपोज करो खाना नीचे बैठ के खाते हैं, ऐसा है ना? कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, कुछ लोग अलग अलग बैठ के खाते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इन चीज़ों में आपत्तियां होती है ना, कि जैसे मान लो मेरे घर की परंपरा है कि बैठकर खाना और तुम खड़े खड़े खा रहे हो, तो हम आपत्ति खड़ी करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे परिवार को चलाने के नियम परंपरा है। ऐसे ही जब समाज को चलाने के नियम होते हैं उसको क्या कहते हैं? परंपरा। जब परंपरा कानून का रूप ले लेती है तो वो लॉ बन जाता है। परंपरा को जब हम देश में लागू कर देते हैं आधिकारिक रूप से, तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। पहले पढ़ रहा है, तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ कानून होते हैं, पर एक राष्ट्र को चलाने के लिए हजारों प्रकार की परंपराएं होती हैं। ठीक है, तो हर परंपरा का एक उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। जैसे उदाहरण के तौर पे, बुरा मत मानना, सिर्फ समझाना मकसद है,
तुम थोड़े अव्वल दर्जे के हो, ठीक है। अव्वल मतलब बहुत हाई लेवल के लोग हो, ठीक है। अव्वल का शुद्ध अर्थ होता है हाई लेवल, ठीक है। हर बार अपने आप को बुरा मत महसूस करो। तो जब कोई चीज, जैसे सपोज करो मैंने कहा खड़े रहकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? ऐसा बोलते हैं ना घर वाले कि खड़े रहकर खाना नहीं खाना चाहिए, या नहीं बोलते? तो क्यों बोलते हैं? अच्छा, खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं। शादी में कैसे खाते हो? खड़े रहकर कि बैठकर? बैठकर। हाँ, जगह ही ना मिलती तुमको, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो जो खेल है, जैसे सपोज करो कि सब कंक्लूजन है परिस्थितियों का। जैसे सपोज करो अपन सब भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा 2 मिनट का ब्रेक है, फटाफट इसी क्लास में नाश्ता कर लो। तो जैसे खड़े हो, जैसे बैठे हो, वैसे कर लोगे, हाँ या ना? मैं समय दूं 1 घंटे का, तो आराम से फुर्सत से खा सकते हो। तो कुल मिलाकर खाना खाना उद्देश्य है शरीर को संतुष्ट करना, यही है। पर अब इस आधार पे जैसे कई लोग नहीं होते, जैसे ऐसे बुरा मत मानना, मेरा सिर्फ मकसद है समझाना, क्योंकि बहुत बड़े उदाहरण दूंगा पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग खाना खाते हैं तो पहले धरती माँ को भोग लगाते हैं, ऐसा है ना, घरों में बुजुर्ग करते होंगे। तुम तो धरती माँ ही गायब है, खुद की माँ गायब हो तो धरती माँ तो है ही है ना, ऐसा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे सपोज करो शराब वराब पीते हैं ना, तो पहले ऐसे भैरू जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे सब ये नियम है सपोज करो। तो अब या कुछ लोग खाना खाते हैं तो एक टुकड़ा साइड में रख देते हैं थाली में, ऐसा है कि नहीं? तो वो किस लिए करते हैं कि जैसे और शादी वादी में देखोगे ना, तो जैसे कहीं हम लोग जाते हैं, ये हमारा सामाजिक जीवन है, जिया करो, इसी से समाज समझ में आता है। जैसे पितरजी समझते हो, तो ऐसे कुर्सी खाली छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, गाड़ी के अंदर एक जगह छोड़ देते हैं, जैसे पितर खुद बैठा हो वहां पे, पर ऐसा होता है। अब देखो क्या है कि ये जो चीजें हैं, धीरे धीरे आप और मैं इन चीजों को अब नहीं मानते कि पितरजी हम ही है, जिंदा पितरजी हम ही है, हमें बिठा दो। हमें खड़ा किया जा रहा है और उसको बिठाया जा रहा है। भगवान को जैसे सपोज करो हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो उसकी थ्योरी चेंज होती जा रही है। धीरे धीरे क्या है, रिलीवेंस समझ में आने लगी हमको। रिलीवेंस का अर्थ क्या है? अटपटी चीजें हैं कि आपके ही खानदान के लोग कह रहे हैं कि थाली में खाना नहीं छोड़ना, ये कह रहे हैं, और आपके ही खानदान के लोग कह रहे हैं एक भोग नीचे लगा दो, तो वो तो अन्न का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो अब धीरे धीरे जिस पुराने चीजों को देखोगे तो क्या है कि ऐसे कहते हैं खाना ऊपर होना चाहिए, हम नीचे होने चाहिए, मतलब तो अब थाली पे दरी बिठा देते हैं, सामने थाली जमीन पर, हम दरी पर हैं, तो नीचे कौन हो गई? खाना हो गया। पर धीरे धीरे जब आप ये सब चीजें समझने लगोगे तो क्या होगा, आपको कंक्लूजन समझ में आएंगे। फिर आपको एक चीज समझ में आएगी कि खाने का अपमान का तात्पर्य ये नहीं है कि कहाँ बैठकर खा रहे हो। खाने का अपमान का तात्पर्य है कि जितनी मेरी आवश्यकता थी उतना मैंने लिया और उतना ही मैंने खाया, मैंने कोई वेस्टेज नहीं की। ये क्या है? परंपरा, एक तरीके की ये मूल आवश्यकता। आई बात समझ में? अब तुमने सब्जी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ली थी, पर खराब है, अब क्या करोगे? खराब मतलब सपोज करो नमक की नमक है, अब क्या करोगे? अपमान होगा कि नहीं होगा? तो आप इस वैल्यू को समझ जाएंगे कि ये कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ एक मूल्य है, ठीक है। तो जब पहले की बात करेंगे तो एक प्रथा जब गलत रूप ले लेती है या वो प्रचलन से बाहर हो जाती है या उसके अनुरूप लोग नहीं होते, तब वो किस में परिवर्तित हो जाती है? कुप्रथा में। क्लियर है? बाकी नियम सब बराबर ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, पर समाज के अनुसार चीजें चेंज होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी तुम खड़े होते हो किस भरोसे? डर के लिए, मान सम्मान के लिए थोड़ी खड़े होते हो, डर के लिए होते हो ना। अब तुम कह देते हो मान सम्मान बोलने से थोड़ी होता, हमारे मन में है, चीर के देख तू, बहुत प्यार करते तुझसे, है ना। तो ये सपोज करो तुम्हारी थ्योरी है, अब मेरे को इस बात को मानना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जब एक है कि सभी की कहानी है, सभी होगा क्या? देखो अटपटा खेल क्या है, सारे खड़े हो जाओ, एक बैठा रहे, ठीक है, तो हम सब उसकी आलोचना करेंगे। सारे ही सपोज करो खड़े हो, बोल कोई नहीं रहा, तो फिर ये परंपरा होगी, इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस विरोध में हूं कि ऐसे क्यों खड़े होते हो लाश की तरह, बोला करो मुझसे गुड मॉर्निंग, तब तुमने कहा दिल में है प्यार, ठीक है, होठों पे नहीं हमारे, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि आज ये थ्योरी है। आने वाली पीढ़ी कहे कि हम बैठे बैठे ही, ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भी क्या है? परंपरा है। तो जैसा समय परिवर्तित होता जाएगा, चीजें बदलती जाएंगी, उद्देश्य बदलते जाएंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो जब सती प्रथा की बात करेंगे
तो महिला को इस भरोसे जला दिया जाता था कि एक अर्धांगिनी, समझते हो, शादी वादी करते हैं ना, तो फेरे वेरे सुना करो, बहुत लॉजिकल होते हैं भारतीय परंपरा के, ठीक है। तो क्या करता है, 50% शेयर दिला देता है पंडित जी, अगर गौर से सुनोगे तो, ठीक है। वो 7 वचन दिलाता नहीं है, 50% हिस्सा दिला देता है सब चीज़ों का, कि पैसा घर में आएगा तो इसको पता होना चाहिए, खर्च करेगा तो इसको पता होना। लुगाई पे ही पाबंदी बहुत है कि आगे कुछ भी काम करेगा तुम खुश मत हो, ठीक है, तो इसको बता के करेगी, या सब जो भी चीज़ें हैं। तो ये 50% पार्टनरशिप है, इसलिए कहा गया अर्धांगिनी, आधा हिस्सा। आई बात समझ में। तो इस भरोसे जब ये परंपराएं चली, तब क्या किया गया कि एक पुरुष को ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है। उन वचनों में जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा कि इस महिला की आज से जिम्मेदारी किसकी है, उस पुरुष की, जो इसको लेकर आया है, जिसने इसे विवाह किया है। क्लियर है। अब पुरुष नहीं रहा, सपोज करो ऐसा मान लो, पुरुष ही नहीं रहा, तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा, कोई नहीं। इसलिए कहा गया कि पुरुष के साथ पैकेज बांध दो, किसका, महिला का। क्लियर है। इसको नाम दिया गया सती प्रथा। आई बात समझ में। अब गलत सही क्या है, इसके अंदर गलत क्या है, क्या सही है ये, हाँ, फंस गए ना, मुंह से तो बोलो, गलत है कि सही है, गलत है। कैसे, बहुत लॉजिकल बताना, पिटूंगा फिर। सही है बात, हाँ या ना, कि भाई महिला की इच्छा है कि ना जाए तो नहीं जाए, और महिला की इच्छा जाए तो जाए। सही है, हाँ। कितने लोग मानते हो, हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, इसने अपना पॉइंट रखा है। हाँ, एक महिला तो हाथ खड़ा कर रही है, चली मजा ना, लेकिन ठीक है। हाँ, और गलत कितने लोग मानते हो, सारे मानते हो। अच्छा, कौन बताएगा गलत क्यों है। सती प्रथा गलत की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी लाइन की बात कर रहा हूं, जो इसने कहा कि जिस महिला की इच्छा है वो चली जाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। समझा रहा है। तो इस लाइन को गलत कितने लोग मानते हो, हाँ, क्यों। कानून से चलोगे क्या, है? अच्छा, और वेरी गुड, बस ठीक है। अब देखो, इसने कहा इच्छा है तो जाओ, इच्छा है तो ना जाओ, ठीक है। आत्महत्या करना गैर कानूनी है कि नहीं है, जैसा इसने कहा कानून की। तो बहुत सही पॉइंट कहा इसने कि देश के अंदर क्या है कि आत्महत्या करना क्या है, गैर कानूनी, इच्छा से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट तो इनवैलिड है, ठीक है। और बताओ, सारे लोग गलत मानते हो सती प्रथा को, ठीक है। यही एक रीजन है, किस कारण से गलत मानते हो, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। हाँ, ये भी कर लो, तो एक ही बात है। इसको कहते हैं हंसी मजाक करना, जैसे इसने किया, हाँ या ना। अरे मैंने क्या कहा बेशर्मो, कि सती प्रथा समझते हो सारे, क्या होती है कि एक पुरुष की मौत के बाद उसकी महिला को उसके साथ भेज दिया जाता है। आई बात समझ में। किस उद्देश्य से, कि जब विवाह हुआ था तब कहा गया था कि उस महिला की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना। इस उद्देश्य से। अब तुम बात कहां से कहां घुमा रहे हो कि महिला गई पुरुष भी, ऐसा कहा ही नहीं गया था महिला को कि तू चली जाएगी तो पुरुष जिम्मेदार है। पुरुष को तो जिम्मेदार माना गया है। उस समय में जब आप इतिहास उठा के पढ़ोगे तो 2 बेसिक चीजें थी। पहली चीज तो क्या थी कि महिला किसी भी कामकाज से जुड़ी हुई नहीं है। सही से बैठ जाओ रे, ये पवे हुए अंदर रख लो, अंदर रख लो इसको, बेशरम कहीं का, ठीक है। अब ऐसे पुरुष आ गए हैं, अब तुम चाहते हो इनके लिए महिलाएं जान दे दे ठीक है, पहले पढ़ रहा है। तो उस समय क्या था, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था कि महिलाएं कामकाजी होती, घर का काम, ठीक है। तो आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, समाज की संकीर्णता महिला को लेकर क्या थी, ज्यादा, नेरोनेस जिसको कहते हैं, ठीक है, कि भाई उसके बाद इसका जीवन यापन कोई भी, जैसे पुनर्विवाह का सिद्धांत नहीं था, पहला पॉइंट, ठीक है। तलाक के सिद्धांत नहीं थे, ये दूसरा पॉइंट। जैसे कहते हैं ना, जैसे आज भी पंडित जन से पूछते हो तो जैसे सपोज करो तुम अफसोस करोगे, एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है हर साल
एक महिला के शोषण का जिम्मेदार दूसरी महिला है, ऐसा हमेशा पूछते हैं, ठीक है। लाइन में ही गहरी चीज है। अब तुम्हारे लिए क्या होगा, ए बराबर ए, ठीक है। अब तुम कुछ बता नहीं पाते हो, तुम कहते ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। महिला महिला बराबर महिला महिला का शोषण है ना। सोच के बताओ ये लाइन क्यों कही गई कि एक महिला के शोषण का कारण कौन है, एक महिला, यही कह रहे हैं ना। वो दूसरी महिला क्या है, शोषण का कारण। तो क्यों कही गई ये बात। जिनकी शादी हो गई वो महसूस करते होंगे इस बात को, अभी तो चेंज आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट कि जब आप जिसके घर जाओगे तो जो सबसे अधिक तू तुम्हें मैं करती है उसका नाम सासू, तो खुद क्या है, महिला। क्लियर है। और उसके शोषण के बाद जब आप अपने घर जाते हैं और जाकर अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि वो फलाना ये ऐसा ढूंढ दिया, भरतार ये कर दिया वो कर दिया, तब वो खुद कहती है कि अब इसी को निभाना ये पति धर्म है, ठीक है। तो आपको क्या है कि मूल काम करने, हमारे संस्कारों में या हमारे ग्रंथों में आज भी लिखा है, जैसे देवी देवतियों, देवी और जो देवता है ना उनका चित्रण किया गया है, इस प्रकार से किया गया है कि समर्पण भाव और कुछ नहीं, केवल कौन सा भाव, समर्पण भाव। उस समर्पण भाव में ये सारी चीजें की, जैसे आप सपोज करो कृष्ण जी राधा की बात कही गई, ठीक है। पत्नी कोई और है, खेल कोई और चल रहा है ना। आज की दुनिया में पजेसिवनेस शब्द है, उस समय नहीं था, ठीक है। मामला बिगड़ सकता है, पर ये इस चित्रण को हमें किस लिए सिखाया गया है कि एक सेटिस्फेक्शन के लिए, कि ठीक है हमें निभाने की क्या करनी है कोशिश। पर बहुत ध्यान से समझो, सुबह शाम दारू पीता हो, सुबह शाम मारता हो, अब तुम कह रहे हो इसको निभाओ, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जो थ्योरी है इस पूरे परंपरा समाज की, उसमें पहले क्या था कि पुनर्विवाह नहीं था, तलाक जैसा शब्द नहीं था और स्वीकार्यता नहीं थी। तीन बड़े शब्द थे। जब आप इस पूरे खेल को पढ़ोगे कि स्वीकार्यता नहीं होने का अर्थ क्या है, कि जैसे ध्यान से समझो कि एक महिला जब किसी पुरुष के घर शादी कर कर जाती है तो एक रिश्ते में बनती है कि अनेक रिश्तों में, अनेक रिश्तों में। तो स्वीकार्यता क्या होती है, ध्यान से समझो कि मेरे घर जो महिला मेरे भरोसे आई है, ठीक है, तो हो सकता है वो केवल मेरी पत्नी है, ये तो तय है, लेकिन उसके रिश्ते क्या होंगे, अनेक तरीके के होंगे। जैसे सपोज करो मेरी माँ से होगा, मेरे बाप से होगा, मेरे भाई से होगा, मेरी भाभी से होगा, सबसे होगा। तो अब उसके पास स्वीकार्यता ये होनी चाहिए उस पूरे परिवार में कि मेरे जानने के बाद भी वो इस परिवार का क्या रहेगी, हिस्सा। क्लियर है। ये स्वीकार्यता इस समाज में अब आई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले फिक्स था कि पति गया कार्यक्रम खत्म, क्योंकि तुम तो इसके पीछे ही आए हो। पुनर्विवाह का सिद्धांत है नहीं, इसलिए ये दूसरी बड़ी बाधा। और संकीर्णता इन्हीं सब चीजों को जोड़कर बनाई गई कि ऐसी पत्नी के चरित्र पर हजार तरीके के सवाल और बाधाएं आएंगी। इसलिए क्या किया जाए, इस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, इस महिला की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा कि हमें तुरंत प्रभाव से इसको साथ भेज देना है, ताकि उसकी पवित्रता बरकरार रहे, पूरे समाज में ऐसी व्यवस्था बनी रहे। पॉइंट क्लियर है। जोहर सुने हो, इतिहास के टीचर ने पढ़ाया होगा क्या होता है। क्या चाहिए बेटा, युद्ध काल के दौरान महिला का अग्नि में जिंदा जल जाना है सर। अच्छा, और तुम पढ़ते तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वैसे जोर पढ़ाया नहीं टीचर ने, तो उसी बता दो, या तुम्हें ऐसे लग रहा मुझे बता दो कि तो ये सीख जाएगा, ऐसा। तुमसे बेहुदे बच्चे नहीं देखे मैंने जिंदगी में। अरे तुम खुद ही के चलो नहीं पढ़ा हो, तो मेरा पूछने का मकसद सिंगल होता है कि नहीं जाने हो तो जान बताऊं, जानते हो तो तुम बता दो ताकि मैं जल्दी बता दूं, ठीक है। पर तुम कह रहे हो तेरी मर्जी है, देख ले तेरे हिसाब से, खुद ही कह रहे हो जोर पड़ा है, जोर पड़ा है सब, तो क्या बताया। हाँ ऐसा, इसने अलग कहा, इसने अलग कहा है, ध्यान से सुन लेना। इसने कहा है कि युद्ध करने जाते थे तो पहले कर लेती थी, उसने कहा है हार के बाद करते थे, और ऐसे ही पढ़ते हो क्या। अच्छा, और चेंज होती जा रहा है काम। उसने कहा अलग है, उसने युद्ध करने से पहले ही सल्टा दी फाइल, ठीक है। ये कह रही है
कि युद्ध करने जब चले गए और मृत्यु की सूचना आ गई तो सल्टा दी फाइल, ऐसा। और कुल मिलाकर चलो देखो होता एग्जैक्ट तो ये होता है कि जब असफलता लग चुकी हो, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। अब इतिहास के टीचर अलग अलग पढ़ा दें तो अलग बात है, ठीक है। सपोज करो मैं युद्ध करने गया और मेरे वाली ने जोहर कर लिया पीछे से और मैं जीत कर आ गया, गड़बड़ हो गया ना मामला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है कि जब युद्ध करने गया और हार गया, ठीक है, तब क्या होता था, जोहर। सामूहिक जोहर का अर्थ है सामूहिक रूप से महिलाओं की सती, क्या है, जोहर। एक कुंड होता होगा, उस कुंड में अग्नि जलाकर सारी महिलाएं एक साथ एक तरीके से आत्महत्या कर लेती थी, इसको क्या नाम दिया गया, जोहर, एक विशेष उद्देश्य से, ठीक है। ये सती से लगभग क्या है, बराबर, याद रखना, लगभग क्या है, बराबर। पर सती एक अच्छी परंपरा, मतलब ऐसे मत समझना कुप्रथा तो है, पर उस समय की एक अच्छी परंपरा थी जिसका मुकाबला उस जोहर से नहीं करना चाहिए। जोहर का उद्देश्य अलग है, सती का उद्देश्य अलग है, ठीक है चीजें दोनों गलत आज की दिशा में, ठीक है। उस समय की दिशा में गलत नहीं है, मैं बिल्कुल डिफेंड कर सकता हूं, पर आज की दिशा में क्या है, गलत है। तो जोहर क्या किस उद्देश्य से किया जाता था कि जब भी, एक तो इतिहास के सारे टीचर युद्ध बताते हैं तो एक ही कारण से, युद्ध किस कारण से हुए, महिलाओं के कारण से, गलत है, ठीक है। ऐसे चित्रण जानबूझकर, क्योंकि देखो उस समय वीडियोग्राफी नहीं होती थी, फोटोग्राफी नहीं होती थी, तो मेरे जैसे ने वीडियो बनाए नहीं, वरना वीडियो बने होते हैं तो चीजें क्लियर होती। तो ये लिखते हैं, जैसे मेरे जैसे ने लिखा, मैं चाहता हूँ मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखूं, जैसे आप अफसोस करेंगे, आज भी कहते हैं ना 400 रानियां थी, 500 रानियां थी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पर ये किस मकसद से लिखते हैं कि एक राजा के थी, सबके टीका डाली, क्योंकि इसको एक क्या माना गया, पावर के रूप में माना गया। और आज भी जब आप अध्ययन करेंगे ना सोशल इशू का, महिला को वस्तु के रूप में ट्रीट करने का जो मानसिकता है पुरुष की, इसका कारण ये इतिहास है। इसीलिए इसको अब यूपीएससी, एनसीईआरटी के सिलेबस से भी हटा रहे हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है हटाना, खुद खोल करके सोचो। आज का बच्चा 5वीं क्लास से क्या सोच रहा है, महिला होनी चाहिए, क्लियर है। तो वो उस महिला के प्रति सम्मान कब करेगा, जब एनसीईआरटी में पढ़ रहा है एक राजा 400 रानियां, ठीक है, और सिर्फ उद्देश्य, व्यापार के उद्देश्य के लिए शादी कर लेते थे, किसी जमीन को प्राप्त करने के लिए। सोना, अभी इतिहास पढ़ोगे ना अच्छे मन से, जैसे अभी तो सिलेबस 30 दिन में कराते हैं तो इतना नहीं बता सकते, जिनके बीए है, एमए पढ़ना, कि जैसे घोड़े की आवश्यकता होती थी ना युद्ध में, तो जिस राजा के पास घोड़े ज्यादा थे उसकी बेटी से शादी कर लेते थे, घोड़ों के चक्कर में, हाथी के चक्कर में, क्लियर है, साम्राज्य के चक्कर में। तो अब आज का लड़का क्या सीख रहा है, महिला को एक रेस्पेक्ट के नजरिए से देखेगा कि वस्तु के नजरिए से, तो फिर वो क्या सीखेगा। तो इसलिए इसको इस हटाना भी बेहद जरूरी है। आउटडेटेड चीजें क्या होती हैं, इतिहास अभी भी बहुत संकीर्ण सोच है। हम इतिहास किसको मान रहे हैं, 1947 तक को, ठीक है। तुम पैदा नहीं हुए, सपोज करो तुम 98 में पैदा हुए, 97 में तुम्हारे लिए क्या है, इतिहास। तुम क्या जानते हो, पास्ट है तुम्हारा या नहीं। जैसे तुम कहते हो ये मेरी अक्स रही है, पास्ट रही है, अर्थ क्या है, पीछे रही है, क्लियर है। आज 2025 में हो, 2023 की घटना तुम्हारे लिए क्या है, इतिहास है, क्लियर है। इसलिए हम नजरिया चेंज कर रहे हैं कि अब आज हमारे बच्चों को ये सिखाना कि ये सत्य होती थी, फलाना होता था, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या है कि मेच्योरिटी के साथ चीजें बताने, हम आजाद कैसे हुए ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हो चुके हो, 80 साल हो गए, अब शर्म करो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। कि अब हमारे विकास की कमी का कारण क्या है, इस पर चर्चा करनी है। हमारे पढ़े लिखे लोग नौकरी क्यों नहीं लग रहे, इस पर चर्चा करनी है, क्लियर है। तो इसलिए नजरिए बदलने की जरूरत है। तो जब हम इस सारे खेल को समझेंगे तो सती और जोहर का एक सिंगल कॉन्सेप्ट था जोहर के अंदर, कि उस महिला, युद्ध होते थे महिलाओं के लिए या किसी सपोज करो साम्राज्य के लिए, तो उस क्षेत्र का राजा या जिसने इस आक्रमण किया वो महिला को वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता था या उनका शोषण कर सकता था, क्लियर है। इस मकसद से ऐसा होता था। आई बात समझ में। 2-4 रानियां थोड़ी मोटिवेशनल पर्पज की रही हैं, जैसे एक ने भी लाइन कही थी ना, वो सच भी है, इसको आप ऐसे मत समझना। जोहर बनाया गया इस उद्देश्य से कि वापस युद्ध हार जाओगे तो कोई दूसरा राजा जीतेगा, सारी संपत्ति पर कब्जा करेगा, तो उसकी महिलाओं का भी शोषण करेगा, इसलिए वो उस पति के लिए कि जिसको कहते ना संतुष्टि के उद्देश्य से ऐसा कुछ होता था। पर इतिहास पढ़ोगे तो टीचर से पूछिएगा, अगर टीचर अच्छा है तो, ठीक है, वरना गूगल करके पढ़िएगा। कुछ बार ऐसी घटनाएं हुई हैं इस इतिहास के अंदर कि जब राजा लड़ रहा था तो पत्नी ने पीछे से क्या कर लिया, जोहर कर लिया और संदेश भिजवाया कि अब निष्फिकर लड़, क्लियर है। और हाई मोटिवेशन से लड़ा और वो युद्ध जीता, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ठीक है।
ठीक है, इतिहास में पढ़ोगे तो जो इसने कहा ये लाइन भी सच है कि कुछ रानियों ने जौहर युद्ध करने से पहले ही कर लिया था कि आप निष्फिक्र होकर लड़े, हम आप, क्योंकि देखो जब मनोबल माना गया युद्ध के अंदर कि मानसिक रूप से पीड़ा में रहेगा, हार रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो उसको क्या सताएंगी चीजें कि पीछे रानियों का मिसयूज होगा या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसे में उस मोह से वो टूट जाए, इसलिए क्या होता था, इस प्रकार की चीजें होती थी। उदाहरण के तौर पे इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जो शर्मा लोग, कितने शर्मा है, शर्मा क्या रहे हो, शर्मा हो तो दो ही हैं क्या, चिंटू आया आज, कल था क्या ये, आज आया है, सौभाग्य हमारा। कहाँ था इतने दिन, रूम पे ही था, किसके साथ है? फीस दी है क्लास पढ़ने के लिए, पढ़ाकर, ठीक है। और जो शर्मा है ये अपने घर जाकर पूछो, जो और जिनके घर में पूजा पाठ होती है ना, पूछो। एक घटना है, राजा का नाम तो मुझे याद नहीं, पर जैसे अभी आएंगे वो स्पिरिचुअल सेशन में तब करवाऊंगा किसी दिन, सुंदरकांड का पाठ उस दिन याद दिलाना। ब्राह्मण लोगों ने एक थ्योरी बना रखी है, सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। राजा, जैसे युद्ध होते थे 9 बजे से 5 बजे, पता होगा ना, फिर कार्यक्रम रद्द, ठीक है। तो ऐसे राजा हार रहा था, राजा हार रहा था, तो रानी ने अचानक से गेट बंद करवा दिया, ठीक है। और गेट बंद करा कर क्या कहा कि अब इस राजा का कोई प्रवेश यहाँ पर नहीं हो, राजगद्दी पर बैठ गई, लालची होगी, ठीक है। जैसे वो राजगद्दी पर बैठी तो राजा ने अंदर द्वारपाल को संदेश भेजा कि भाई गेट खोलो रे, तो उसने कहा रानी ने मना किया है, ठीक है। तो रानी ने कहा कि, वो कहा क्यों मना कर सकता, मैं राजा हूँ, कहा नहीं है राजा। और रानी ने एक आदेश दिया कि ये राजा है ही नहीं, आज से मर गया मेरे लिए, क्लियर है, पूरा साम्राज्य के लिए मर गया। और जितने मंत्री हैं, ये कोई मंत्री नहीं, सब भूतपूर्व मंत्री हैं, कायर लोग हैं सारे, ठीक है। तब इस संदेश का अपमान हो रहा है, तो उस रानी से कारण पूछा गया, और पंडित जी ने, जो सलाहकार होते हैं ना, एक ऐसा थ्योरी है, क्या होते थे क्या नहीं भगवान जाने, तो सलाहकार ने पूछा कि आपका ऐसा व्यवहार राजा के प्रति क्यों, का कैसा राजा, जो हार कर राजे वो राजा कैसे, जो अपनी प्रजा की सुरक्षा न करे वो राजा कैसे, जो अपनी संपत्तियों की सुरक्षा ना करे वो राजा कैसे, कमजोर लोग हैं, ऐसे राजाओं को नहीं मानना, मैं अकेली लड़ लूंगी, क्लियर है। राजा भागा, ठीक है। और कहते हैं कि ऐसे युद्ध लड़ा कि पूरे साम्राज्य पर कब्जा किया। अब जब ये थ्योरी कितनी सही है कितनी नहीं वो अलग बात है, पर किस मकसद से बनाई, हुआ था कि नहीं मुझे तो इस पर भी संशय है, ठीक है। पर ये आपके लिए मेरे लिए है, किस मकसद से है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सोचें कि फेल हो जाएंगे, मौसी क्या कहेगी, फूफी क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, नहीं, ये वो बाधा है, इन बाधाओं का तो जोहर पहले ही कर दो, ठीक है। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मोटिवेशनल पर्पस थे। तो उस मकसद से हो सकता है, देखो जोहर गलत उद्देश्य से नहीं था, जोहर 2 अच्छे उद्देश्यों से, पहला मनोबल बढ़ाने के लिए, पहले सलट रहे हो तो, ठीक है, और बाद में सलट रहे हो तो आप संतुष्टि के लिए कि कोई हमारा मिसयूज ना कर सके। पॉइंट क्लियर है यहां तक। महिला इतनी कमजोर क्यों है कि सब करना पड़ रहा है? अच्छा, कोई तो रीजन होगा ना ये सब करने का। जब मैंने इतनी घटनाएं तुमको बताई तो क्या कारण है? अच्छा, सत्य सही है कि गलत है जीता, मैंने अभी तक बताया, हाँ अभी तक बताया उस हिसाब से सही है कि गलत है? बेशर्मो, ऐसे कैसे पढ़ा पाए तुमको कोई? सत्य समझ में आई? किस लिए करते थे मैंने कारण बताया, तो इस हिसाब से सही है कि गलत है? सही है, मानते हो ऐसा? अरे नहीं मानते तो बताओ, मानते हो सारे? कौन नहीं मानता? सारे मानते हो पक्का? जोहर सही था कि गलत था? सही था। उस हिसाब से, आज के हिसाब से मत जोड़ो, आज तो जोहर पति का होता है, ठीक है। उस हिसाब से सुनो, तो सही था कि गलत था? सही था। अब ध्यान से समझो, ये चीज अच्छी है कि बुरी? आज के हिसाब से सोचें तो बुरी है, क्लियर है। तो फिर ये बुरी चीज उस समय महिलाएं क्यों नहीं रोक पाई, इसका कारण सोच के देखना दिमाग में। पहला पॉइंट सोच के बताओ, महिलाएं सती करने को मजबूर क्यों हुई, ये पूछ रहा हूं मैं तो। क्योंकि वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, पहला पॉइंट, हाँ या ना? उनमें तलाक का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तलाक पुनर्विवाह के बाद आया है, पहले नहीं आया है, याद रखना, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आत्मनिर्भर नहीं थी, सेल्फ रिलायंट नहीं थी, क्लियर है। पहले पढ़ रही मेरी बात, कि वो उस पुरुष पर निर्भर थी, ठीक है। सपोज करो मोटिवेशनल फैक्टर ये है कि पत्नी खत्म हो गई, ठीक है,
और उसके बाद युद्ध लड़ो, तो ये भी गलत है। यही बात समझ में? तो इसको मनोबल के रूप में, यानी महिला ताकत है कि कमजोरी? कमजोरी। और वो रानी क्या थी? ताकत। वो जोहर थोड़ी किया उसने, दरवाजे बंद कर दिए। क्लियर है? पुरुष पर आपत्तियां खड़ी कर दी। कैसा राजा, किस काम का? राजा लड़ा ना, तो ताकत बनी। आई बात समझ में? जो जोहर कर रही हैं वो ऐसा प्रतीत दिखा रही हैं कि महिला क्या है? कमजोरी है। क्लियर है? तो ये कुछ मूल चीजें थी। अब ध्यान से समझो कि आज के परिदृश्य में यदि हम समझेंगे तो अब अपने हिसाब से समझना कि 22 साल का छोरा फौज में नौकरी लग गया, हाँ या ना? मरने की संभावनाएं, शहीद होने की संभावनाएं कितनी है? 100%। कभी भी गोली लग सकती है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, क्लियर है? 22 साल 23 साल का छोरा नौकरी लग गया, लग सकता है ऐसा? मरने की संभावनाएं क्या है? 100%। रोज मौत से खेल रहा है, हाँ या ना? लाइनमैन बिजली का काम करता है, मरने की संभावनाएं क्या है? 100%। ऐसे हजारों, सब में ही है, याद रखना, सब में ही है। ठीक है? हर आदमी, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे मरने की संभावना 100%। तुम तो मन में मान कर बैठे हो कि बिल्डिंग गिरेगी नहीं, गिर जाए तो, हाँ या ना? तो 100% पहले पढ़ रहा है तो ऊपर में देखो, नहीं गिरेगी। ठीक है? तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है कि 22 साल का शादीशुदा व्यक्ति अगर खत्म हो गया तो उसके पीछे जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पीछे महिला आई थी, उसके जीवन को नर्क करना कभी भी उचित नहीं है। क्लियर है? इसलिए समाज ने स्वीकार किया सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कौन किसका? पुनर्विवाह। सती खत्म हुई थी ना, तब चूड़े की प्रथा शुरू हुई इस देश के अंदर। ठीक है? जैसे देवर को, किसी को भी घर में जो पुरुष होता था ना, तो उससे शादी कर देते थे उस महिला की। अगर आप अपने घरों में जाकर पूछोगे ना, आज भी होता होगा, गांव में 2-4 लोग मिल जाएंगे ऐसे आपको जिनकी ऐसी हुई है घटनाएं। पहले पढ़ रही मेरी बात? तो ऐसा 100% होता था। समझ में आया? और ये सबके लिए है। जैसे मैंने कहा ना, महिला के लिए डर है कि महिला अकेली नहीं रह सकती, पुरुष के लिए भी ऐसा डर था। सबके लिए बराबर है कि पुरुष की भी पुनर्विवाह कर देते थे। तो फिर उस पुनर्विवाह को समाज में अच्छा नहीं माना गया। अच्छा नहीं माना गया का मतलब क्या है? जैसे आज भी ऐसा होता है, आपकी पहले, ऐसा भगवान करे नौबत ना आए, पर ऐसा हो कि जैसे आपने पहला विवाह किया, किसी कारण से आपको दूसरा विवाह करना पड़े, तो आप उसी मजे से थोड़ी कर सकते हैं, कभी संभव नहीं है। क्लियर है? हम छुप छुपा कर करते हैं, संकीर्ण लोगों के या सीमित लोगों के बीच में करते हैं, ऐसा होता है ना, दूसरा विवाह जब किसी का करते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी समाज इसको अच्छा विषय नहीं मान रहा है, पर है ये 100% है, पर इसको समाज को समझने में समय लगे। आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे बाप दादा जो ये चले जाएंगे ना, इनकी फोटो लग जाएंगी घरों के अंदर, तब उस समय क्या होगा कि हमारे लिए कॉमन चीज हो जाएगी। तो उस चूड़े की प्रथा को बहुत सामान्य मानते थे कि जैसे घर के 4 लोग मिलकर इस परंपरा को पूरा कर देते थे। ठीक है? पर घोषणा सब में होती थी ताकि संकीर्णता ना बने, किसी में ऐसी ना हो कि भाई ये महिला अकेली है, इसलिए ऐसी चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस पुनर्विवाह को स्वीकार किया गया कि भाई हो सकता है घर में कोई पुरुष ना मिले, हो सकता है जो पुरुष हो पहले से शादीशुदा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि दूसरों से विवाह करने ही पड़ेंगे। तब फिर इसको पुनर्विवाह के रूप में देखा गया। पॉइंट क्लियर है? धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ी तो अब आज के परिदृश्य में यदि हम लोग देखते हैं तो फिर तलाक जैसा शब्द आया, सब कुछ आया। तो आज महिला के साथ देखो क्या है। पहला पॉइंट, अगर महिला नौकरी पर है, महिला आत्मनिर्भर है, महिला कमाने में सक्षम है, या नौकरी पर नहीं भी है तो अपने अपने जिम्मेदारियों को उठाने में क्या है, सक्षम है, तो उस महिला के लिए उस 22 साल 23 साल के बच्चे की मौत पर उसको शहीद कर देना क्या है, अनुचित है। हमारी बात समझ में? तब इस देश में इस परंपरा के हम खिलाफ चले गए। तो किसी समय तो प्रथा थी, क्लियर है, और आज अब ये क्या बन चुकी, कुप्रथा। क्लियर है? किसी समय पुनर्विवाह कुप्रथा थी और आज क्या है, एक अच्छी प्रथा। क्या है? अच्छी प्रथा, एक पहल मानी गई है कि अच्छा होगा। जैसे अभी राजस्थान के, मैंने पहले भी बताया, सीकर के फतेहपुर सिकाटी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसका सम्मान आज पूरे देश में हुआ और अब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है? एक सासू ने, मतलब बड़ा पहलू होता है, ठीक है, कि अपने बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, 24 साल का ही था। ठीक है? तो अपनी बहू की शादी, जिनके बेटे की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। ठीक है? तो उसने क्या किया कि पहले तो बच्ची के माँ बाप से पूछा, ठीक है, भाई आपकी नज़रों में कोई अच्छा है क्या, तो आप देखें, वरना मैं इसका विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि 6 महीने के विवाह के चक्कर में मैं सारी एक तरीके से इस बच्ची का जीवन नष्ट नहीं करना चाहती। और उसने क्या किया, एक विवाह किया, और उस विवाह में वो सासू जो और वो जो माँ बाप हैं, सब ने मिलकर एक बेहतरीन विवाह किया और समाज को एक बेहतरीन संदेश दिया कि ऐसा मत समझना कि अकेली है,
अब इसके 4 माँ बाप हैं, क्लियर है, और इसको एक बेहतर जीवन देना है, और उसने बढ़ चढ़कर वो दहेज, हालांकि मैं इनका पक्ष में नहीं हूँ, पर उसने दिया, इस मकसद से दिया कि समाज को एक संदेश पहुंचाना, कि सिर्फ कई लोग नहीं कहते ऐसे संकीर्णता भरी पड़ी है तो 1000 तरीके की बातें कहेंगे कि सपोज करो पीछा छुड़वाना चाह रही होगी, फलाना कर रही होगी, पर उसने क्या किया, उस बेटे के हिस्से की सारी संपत्ति जो उसके लिए खुद के लिए जरूरी थी वो रखी, और पूरी 50% संपत्ति भी उसने शादी में दान की उस बच्ची को, कि ये अपना बेहतर जीवन जी सके। ये संदेश है, ये पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उचित तरीके हैं, क्लियर है। तो आज ये किस मकसद से हो रहे हैं कि हम इसको केवल वस्तु के नजरिए से ना देख सके, तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कोई भी चीज जब समाज में फिट बैठेगी तो अच्छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्री वेडिंग शूट चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, भाई परंपरा है ना या नहीं है, कैसे बनी। अच्छा तुम बर्थडे मनाते हो, ठीक है, तो बर्थडे मनाना किसको कहते हो, तुम्हें मेरी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती शायद। पढ़ रही है क्या, बर्थडे मनाते हो, बर्थडे मनाने में क्या करते हो, केक काटते हो, फिक्स है, केक ही क्यों, कभी गुलाब जामुन क्यों नहीं काटा, हंसना क्या इसमें, हाँ या ना, काट सकते थे, हाँ, कभी ऐसे कर सकते थे, जैसे सपोज करो लोग शराब की पार्टी करते, तो हमने नई साल पे अब शुरू किया राजस्थान पुलिस ने कि हम दूध की पार्टी करेंगे, हो रही है, कोई चाय की पार्टी कर रहा, हो रही है, तो ध्यान से समझो, हुआ क्या है कि हम भेड़ चाल पर हैं, तो कोई हम पर पहल करेगा। जैसे सपोज करो केक केक ला रहे हो तुम, ठीक है, किसी को पसंद नहीं और अपन काट रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको और सेंस में भी कर सकते थे कि कोई मिठाई रख सकते थे, कुछ रख सकते थे। तो ये चीजें कब परिवर्तित हो रही हैं कि परंपरा चली आ रही। अब इस परंपरा में क्या होगा, आउटडेटेड वर्जन आते जाएंगे या कुछ अपग्रेडेशन आ जाएंगे, तो ये चीज अपने आप बदलना क्या हो जाएगी शुरू। जैसे मैंने प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट कहा, पहले किसी एक शरारती तत्व ने ऐसा काम किया, ठीक है, वरना पहले तो नहीं होता था, तो एक ने ऐसा किया। अब आज भी जैसे देखते हो ना, ये जो रील वील बनाते हैं, फोटो वीडियो ये सब शूट करते हैं, तो उस शादी में क्या स्क्रीन पर चलाते हैं, और डोगरा देखता है ना, मतलब जैसे तुम्हारे दादा दादी वो पता नहीं क्या क्या बातें करते, तुम सुन नहीं सकते, कभी बैठो उनके पास में कि कितना चित्र का एकदम चरित्र उसी दिन क्लियर कर देते हो, ठीक है। अब आप सोचो वो गलत नहीं, आप सोचते ना गलत है, वो गलत नहीं है, क्यों गलत नहीं है, ध्यान से समझो। आप जो प्री वेडिंग के नाम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो समाज में आपके पर्सनल मोमेंट्स हैं। प्री वेडिंग क्या होती कि आपका पूरा परिवार सपोज करो उसकी पार्टी कर रहा है, आपने सगाई की उसकी फोटो दिखा रहे होते, आपने उसके साथ शॉपिंग की उसकी फोटो दिखा रहे होते, सासू का व्यवहार कैसा है उसकी फोटो दिखा रहे होते, अपना परिचय, ये तो है, ये तो दुनिया को दिखाने लायक है। आप क्या कर रहे हो, उसको कहाँ किस हनीमून पर ले जाने की तैयारी में हो वो दिखा रहे हो, ठीक है। शादी से पहले आप उसको किस कर रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लोग आपके प्रति अच्छी सोच रखें, कभी नहीं रखेंगे और रखनी भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद समर्थक हूँ इस बात का। कारण क्या है कि जो चीजें निर्धारित की गई हैं विवाह के बाद की, जो चीजें निर्धारित की गई कमरे के भीतर की, वो तुम सार्वजनिक रूप से चला रहे हो, तो फिर आप उम्मीद करते हो कि इस परंपरा को हम लंबे समय तक चलाएंगे, नहीं। अब ध्यान से समझो हुआ क्या, ये चली, तब फिर आया डिवोर्स पार्टी, क्लियर है, धीरे धीरे, और जिस दिन वो आई उस दिन समाज ने इस प्री वेडिंग पर सवाल खड़े करना क्या कर दिए। अब आज ऐसा नहीं है कि सब लोग करते हैं, आप अफसोस करोगे, अब डिवीजन आ गया, पहले एक फैशन चली थी, अब डिवीजन आ गया, और मैं आज कह रहा हूं आपको ये प्रथा तुम जैसों के विवाह होंगे तब तक तो शायद रहेगी नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे विलुप्त होना क्या हो जाएगी शुरू। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले विरोध होने में समय लगता था। क्यों समय लगता था कि बुराई जैसे मैंने अभी आपको समझाई, ऐसे समझाने वाला एक आदमी होता था जो किताब पे लिखता था, फिर उस किताब को पढ़ने वाले 2 होते थे, क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस चीज का संदेश कि सती प्रथा बुरी है, ये राजा राम मोहन राय ने लिखी, उसने संदेश चालू किया, और उसने क्या किया, अलग अलग गांव में जाकर समझाया। तो मैं पूरे भारत के 750 गांव 750 जिलों में आज जाऊं, हर गांव में जाऊं तो 2.5-3 लाख गांव होंगे, 3 लाख गांवों को अगर मैं कवर कर रहा हूं तो मेरी तो जवानी पूरी गई। 50 साल में मैंने दुनिया को समझाया कि प्री वेडिंग शूट गलत है, तो 50 साल बाद खत्म होगी ये परंपरा, होगी ना। पर अब तो फेसबुक है,
क्लियर है? अब तो यूट्यूब है, जो मैंने वचन सुनाए ये 2 मिनट बाद यूट्यूब पे डालूंगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। मेरी सोच वाले लोग शेयर करते जाएंगे, तुम्हारी सोच वाले लोग कमेंट करेंगे कि इसका हुआ नहीं इसलिए नाराज है, यही सब होगा। पर यहाँ से जब चीजें बिगड़ना शुरू होंगी तो चीजें अपने आप परिवर्तित होना क्या हो जाएंगी, शुरू। तो अब परंपरा प्रथा रेपिडली चेंज होना क्या हो जाती है, शुरू। हरी बात समझ में? कोई आपत्ति हो तो बोलो। पहले पढ़ा, ठीक है। तो अब इस देश के अंदर क्या है कि जब हम इस यूजी, इतनी बातें क्यों कही हैं, ध्यान से समझो, यूजीसी गाइडलाइन की बात करेंगे तो उसके अंदर इस देश में क्या व्यवस्था लागू की गई है कि जो कुलपति होगा, जो प्रोफेसर होगा, चांसलर समझते हो, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डीन, ये तो समझते हो। तो वाइस चांसलर या जो एक तरीके के जो है, तो 4 लोग, जैसे मैंने कहा बात सिलेबस से मत हट जाना, 4 लोगों के प्रति सोच भावुकता भरी है। किसान के प्रति, जवान के प्रति, नौजवानों के प्रति, तुम्हारे प्रति, क्लियर है? और चौथा चीज जो मैंने कहा, मीडिया के प्रति। ऐसा उम्मीद की जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे किसी ने थप्पड़ मारी, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्लियर है? पर जैसे ही किसी किसान को थप्पड़ मार दी तब पूरे देश में ट्रेंड हो जाएगा कि अत्याचार हो रहा है। हमारी बात समझ में? जवान को गाली दी तो ट्रेंड हो जाएगा। मीडिया वालों को कुछ कह दिया कि चौथे स्तंभ पर आपत्ति है, तो कोई सा स्तंभ तो हम भी होंगे, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां। हमें मार रहे हो तो हम पर भी आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पर मैंने कहा ना, ये जो भावनात्मक पक्ष है किसी और के प्रति विकसित नहीं हुआ। जैसे अभी पुलिस अपनी इमेज सुधार रही है तो उसके प्रति हो रहा है, कोरोना में चिकित्सकों के प्रति हुआ, डॉक्टरों के प्रति हुआ। तो एक एसडीएम ने डॉक्टर को गाली दी, पूरी डॉक्टर लॉबी इकट्ठा हो गई, क्लियर है? एक नेता ने एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ा चुनाव में, आज तक जमानत नहीं दे रही कोर्ट, क्लियर है? 8वीं जमानत याचिका लगी है परसों, और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इस जमानत को मैं दे देता हूं, यानी हाई कोर्ट का जज दे देता है, तो मेरे जज होने पर ही शर्म है। अब आप सोचो, अब इस मूड से अगर लोग कानून फैसले लिख रहे हैं तो उचित लिख रहे हैं। उसने क्या कहा कि कहीं कदापि जगह नहीं है ऐसी चीजों की, आपके फ्रस्ट्रेशन के लिए आप किसी अधिकारी को मार दोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। वो एसडीएम चाहे कैसा भी हो, वो कानून व्यवस्था बना रहा था। तो आप सोचो, जब ये परंपराएं बढ़ेंगी, ये चीजें बढ़ेंगी। सपोज करो आसाराम 98 साल का हो गया, पैरों पर चलने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मैं उसके अपराध थोड़ी भूल सकता हूँ, किसी कीमत पर नहीं, मेरे को कठोर होना पड़ेगा। मैं ऐसे भावनात्मक पक्ष पर हो जाऊं कि नहीं, इसने हजारों लोगों को अच्छे संदेश दिए होंगे, मुझे तो संकट हो संदेश पर ही, तो मुझे कठोर होना होगा। कठोर होने के लिए क्या करना होगा? ऐसी संकीर्णताओं से मुक्ति लेनी होगी। तो आज सबसे बड़ी संकीर्णता क्या इस देश के अंदर, कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उसमें फर्क है कि जैसे कुछ पार्टियां हैं, हमारे यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी है और कल्याण कॉलेज है। कल्याण कॉलेज परिवर्तन का चिन्ह नहीं है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी परिवर्तन करेगा। ऐसे ही विश्वविद्यालयों को लेकर एक अजीब सी थ्योरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सपोज करो मुस्लिम ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, बाकी पढ़ कोई भी सकता है। वहां क्या हो रहा है कि देश में किसी भी मुस्लिम पर आपत्ति है सपोज करो, तो या जैसे सपोज करो हमने किसी को 3 तलाक हटाया, तो वहां हंगामा हो रहा है। जेएनयू सुना होगा, हर काम पे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, हर काम पे। आज नहीं है, पर 2015, 16, 17 तक भरपूर थी। अब ध्यान से समझो, किस आधार पर है कि अफजल गुरु को फांसी दे रहे हो, ठीक है, कि अफजल तेरे हत्यारे जिंदा है, ठीक है, हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारे किसने दिए हैं? उन युवाओं ने दिए। क्लियर है? कैसे दे पाए? सवाल यह है कि ऐसा कैसे दे पाए? सवाल यह है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये वैसा कैसे कह पाए? और यही नारे दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है। तो देखो फर्क क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को बीजेपी राष्ट्रवादी मानती है, क्लियर है, और जेएनयू को राष्ट्र का दुश्मन मानती है। कांग्रेस जेएनयू को राष्ट्र का आधारभूत स्तंभ मानती है, क्लियर है, और डी वालों को अंधभक्त मानती है। तो पार्टिकल डिवीजन है। पर हम क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझो, इस बुढ़ानिया येस में बैठे बच्चे अगर ऐसा नारा लगा पाए, जैसे मैंने कहा कि भाई मुस्लिम 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, तो इस क्लास में बैठा कोई व्यक्ति अगर उनको मुल्ला कह दे, कोई आतंकवादी कह दे, ये ऐसा कैसे कह पाया? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं। अच्छा, कब नहीं कह पाएगा? ऐसा तुम किसी को बोल पाते हो? ऐसे इस क्लास में जी रहे हो ना, तो इस क्लास में कोई पुरुष किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी कर पाता है क्या? क्यों नहीं कर पाता? तुम अच्छे हो इसलिए? हाँ, यहाँ का कानून का क्या होगा? डर होगा। क्लियर है कि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका क्या होगा? डर होगा। आपके भी विचार ऐसे ही होंगे,
क्लियर है। पर आपके विचारों पर आपका नियंत्रण है कि अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो इसकी सजा आपको मिलेगी। तो जेएनयू के सभी बच्चे, सभी का मतलब है 1952-55 से लेके सपोज करो 2015-16 तक के लोग ऐसे आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो इस अप्रोच के हैं, जो वाइस चांसलर है वो इस अप्रोच का है, पढ़ाने वाला, करने वाला। सपोज करो आप खुद प्रैक्टिकल सोच के देखो कि इस क्लास के बच्चों के साथ जो लड़के हैं उनके साथ मैं बाहर जाऊं, वहां सिगरेट पी के आऊं, चाय पी के आऊं और फिर कोई छोरी दिखे तो मैंने कहा देखो रे आइटम जा रहा। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, जब मैंने ऐसी बात कही तो इस क्लास के बच्चे क्या कहेंगे, वो लड़के क्या कहेंगे, यही बातें कहेंगे। तो ये जो खेल हुआ, ठीक है भाई, आप उस विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, शराब है। उस विश्वविद्यालय के अंदर जितने हरासमेंट पॉसिबल्स हैं सब कुछ है। वहां लड़का साड़ी पहन रहा है। क्लियर है। ये परंपरा है। आप कह रहे हैं कि ये उनकी इच्छा शक्ति है, नहीं, हमने फैशन शो चला रखा है कि एजुकेशनल शो। तो वहां क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसे लोग वहां नियुक्ति दे दी। वहां कोई अच्छा आदमी अच्छी अप्रोच का नौकरी नहीं कर पा रहा, इसलिए यूजीसी ने इस बार एक खेल खेला। खेल अच्छे उद्देश्य से नहीं है, मतलब उद्देश्य हो सकता है लॉन्ग टर्म अच्छा हो, पर हुआ क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चांसलर था, डीयू का जो चांसलर था, उसका प्रमोशन होकर उसको बना दिया गया है यूजीसी का चेयरमैन। जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो ये हमारा प्रिंसिपल था, मतलब डीन था, फिर वहां से ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर बन गया, मेरी डिग्री पे इसी के साइन है। अब ये क्या हो गया है, यूजीसी का चेयरमैन बन गया है। ये बीजेपी समर्थक माना जाता था। सरकार किसकी है, बीजेपी की है। क्लियर है। तो ऐसा होता था। जैसे आप अफसोस करोगे, ये जितने बड़े नेता हैं ना आज देश के अंदर, ये सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के ही उत्पादन है। ठीक है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से लेकर बड़े बड़े लोग जो हैं, रविशंकर, ये जितने भी हैं सब वहीं के हैं। ठीक है। अब जो 10-12 आ गए ना बिना पढ़े लिखे हैं, इनकी बात अलग है। बाकी मोदी जी तो खुद कह रहे हैं मेरी डिग्री भी डीयू की है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो सारे लोग अब आए हैं, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट में जीते बैठे हैं सब उसी के हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस कार्यक्रम को सुधारने के लिए इस आदमी का प्रमोशन कर दिया। और इसने चाहे फ्रस्ट्रेशन में किया हो, चाहे सरकार के दबाव में किया हो, पर इसने एक अच्छा काम किया है। इसने क्या किया है, 2017 के बाद आपने जेएनयू की कोई घटना नहीं सुनी होगी। अब आप ऐसा नहीं सुन रहे हैं कि तेरे टुकड़े होंगे। कारण क्या है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो आरएसएस के संग से लगाए गए। अच्छी बात नहीं है, पर कई बार क्या होता है ना, लोहे को लोहे काट सकता है। तो इस मकसद से लगाए गए। पर अब कब तक उल्टा होगा कि आज जो एंटी नेशनल्स थे एक तरीके के, उनको हम नेशनल बनाने के लिए जो प्रो नेशनल है, एक्सट्रीम नेशनल है, उनको ले आए हैं। पर अब ये जब वहां बने रहेंगे उस संस्था के अंदर, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि उसको मैं जेएनयू नहीं कहूंगा, मैं कह दूंगा आरएसएस की विंग। तो वहां से फिर नए लोग पैदा होंगे। अब इस कार्यक्रम को रोकने के लिए क्या किया गया है कि ऐसा कानून लागू किया गया है। एक गाइडलाइन जारी की है कि इनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ चीजें हैं, जिसमें पहली चीज क्या है, इनका पॉलिटिकल व्यू, क्लियर है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आज भी आप किसी आईएएस आईपीएस का बयान राष्ट्र विरोध में नहीं सुनेंगे। कारण ऐसा बोलते हैं ना, उनको सस्पेंड कर देते हैं तुरंत। जैसे दीपिका पादुकोण याद होगी ना, जैसे वो इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर दिल्ली पुलिस गई अंदर टुकड़े करने। ठीक है, दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती है, मोटा भाई के। पहले पढ़ रहा है, तो मोटा भाई ने लठ देकर भेजे अंदर, और फिर अंदर मीडिया गई नहीं। तो फिर जेएनयू के सभी उत्पादनों को बराबर तरीके से सुविधा दी गई, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको दी गई। फिर उनके कमरों में पुलिस घुस गई, उसकी वीडियोग्राफी कर दी। तो वहाँ कोई शराब है, कोई किसी की गोद में बैठा है, सब कुछ आपको दिखाया गया ताकि आप विरोध ना कर सके। क्योंकि मतलब बच्चों को मार रहे हैं तो आप भी तो चिल्लाएंगे ना, गलत हो रहा है। पर आपने देखा कि कोई किसी की गोद में बैठा है, पुलिस ने उस समय लठ बरसाए, तब आपने कहा सही है। ठीक है। कमरों में सपोज करो शराब दिखाई गई, कोकीन दिखाई गई, तब सही। और ये हकीकत है, ये रियल बेस पे है। क्योंकि मतलब आपने कल्चर नहीं देखे हो, पढ़ा है, उससे पूछिएगा। तो भाई सब दिखाया गया, तो आप तो बोले नहीं, आपने कहा अच्छा हुआ बिगड़े हुओं को सुधार रहे हो, अच्छा हुआ। अब आप खुद सोच के देखो कि जब ये सारे चीजें हुई, तो इस पूरे कार्यक्रम में जब दिल्ली पुलिस ने सब किया, तो जेएनयू में पढ़ी लिखी है दीपिका पादुकोण वहां पहुंच गई, और पहुंच कर कह रही गलत हुआ। बोली तो ज्यादा नहीं, बस इतना सही। इनकम टैक्स पहुंच गई अगले दिन घर। ठीक है। आप सोचेंगे गलत है, गलत थोड़ी है। इनकम टैक्स किस लिए गई, इनकम की जांच करने। क्लियर है। पकड़ लिया, इनकम टैक्स लगाए गए, उसके बाद वो कभी बोली नहीं। ठीक है।
पर अब आप कहेंगे तो डराने का तरीका है, जायज़ तरीका है, याद रखना। कौन सा तरीका है? जायज़ तरीका। अधिकारी ऐसे ही कर पाएगा, सरकार ऐसे ही कर पाएगी। आप चाहते हैं हम दीपिका पादुकोण पर लठ बरसाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं उसकी आवाज़ दबाएं, हम क्यों दबाएं? ठीक है। अब अगर दीपिका पादुकोण इनकम टैक्स के डर से चुप है तो गलत कौन? वो। अगर वो सही होती तो टैक्स भरकर चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? पर ये हथकंड है। पर आज तक आपने एक आईएएस नहीं देखा होगा। एक आधे उदाहरण आते हैं ऐसे, जैसे गुजरात में आया, मोदी के खिलाफ बोला, छुट्टी पर गया, परमानेंट। भारत सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया 1 साल के लिए, फिर वो परमानेंट ही चला गया। ऐसा है। एक बार एक और पैदा हुआ था, नाम तो नहीं लूंगा, उसने मोदी की गर्लफ्रेंड का खुलासा कर दिया था। ठीक है, मतलब थी उसके, तो उसका जब उसने खुलासा कर दिया, वो आज जिंदगी भर तरस रहा है, उसकी मुकदमे चल रहे हैं उसके खिलाफ, प्रजाई चीजों पे, करप्शन पे चल रहा है। ठीक है, कहीं आप सोचें कि भाई इसलिए चल रहा है कि मोदी, चल कारण कुछ भी हो, पर उसने किए हैं कर्म। कर्म नहीं किए होते तो जाहिर सी बात है, डर किस बात का? तो आज वो जेल में है करप्शन के मामलों में, वो जेल में है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में, जेल में है फोन टेपिंग करने के मामले में। नहीं कर सकते आप किसी का फोन टेप। मैं मेरी वाली से क्या बात कर रहा हूँ, तुम कैसे सुन सकते हो? तो ये हक नहीं है। पर एक भी आईएएस नहीं मिलेगा इसके अलावा। 2-5 उदाहरण हो अलग बात है। कारण क्या है? सर्विस का पहला रूल है। पहला रूल ये है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल व्यू है ही नहीं। क्लियर है? जब तक आप कहां पर है? सर्विस पर है। कैसे से होगा? देखो ध्यान से समझो। अगर मैं कांग्रेस की सरकार में मेरा प्रमोशन हुआ और मेरे पॉलिटिकल व्यू कांग्रेस के पक्ष के रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा? उन्हीं के फेवर के काम करूंगा। बीजेपी के पक्ष के रहे तो किसके पक्ष के काम करूंगा? तो मुझे हक नहीं है बोलने का कि हमें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हमें तो 50-60 साल की उम्र तक नौकरी करनी है, हमें तो सबके साथ डील करना है। इसलिए फिर वहां एक कंडीशन लगाई गई कि ये कभी कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है? अगर इनका कोई पॉलिटिकल व्यू है तो वोट दो। क्या दो? वोट। किसको दोगे? तुम्हारी इच्छा, चुपचाप देकर आओ। क्लियर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं बता सकते 4 जजों ने की थी, महाभियोग की तैयारी कर दी, उनको भी हक नहीं है, क्योंकि संविधान में साफ पढ़े लिखे लोग थे ना बनाने वाले। अब आप सोचो, शर्म की बात है, हमारे से 75 साल पहले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने लिखा ऐसा साफ शब्दों में कि जुडिशरी कभी सरकार पर टिप्पणी नहीं करेगी, सरकार कभी जुडिशरी पर टिप्पणी नहीं करेगी, ताकि मान मर्यादा बनी रहे। क्लियर है? 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी को गलत कहा, चारों के खिलाफ महाभियोग चलेगा, 100% चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दायरे से बाहर किया। उनको करना क्या था? रिटायरमेंट लो, और रिटायरमेंट लेकर क्या करो? अब ध्यान से समझो, मुझे भारत सरकार ने मोदी का सलाहकार बनाया। अब मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पप्पू है, सपोज करो, तो मैं पद का दुरुपयोग कर रहा हूं या नहीं कर रहा? मुझे लोग किस भरोसे सुन रहे हैं? कि मैं अमित बुडानिया हूं इस भरोसे, कि मैं मोदी का सलाहकार हूं इस भरोसे? और मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर कहा कि मोदी अच्छा आदमी नहीं है, हक है मुझे कहने का, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में इन पे ऊपर एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप शिक्षाविद हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आप कभी पॉलिटिकल व्यू किसी के तैयार नहीं कर सकते। आप नक्सलाइट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप राष्ट्र के एंटी चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकते। मनाही नहीं है, याद रखना। किस बात के लिए मनाही नहीं है? कि आपको अगर करना है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो आप पहले प्रोफेसर के पद से क्या दो? इस्तीफा। भारत सरकार से जो आय आपको आ रही है उससे क्या दो? इस्तीफा। और फिर क्या करो? ऐसी चीजें करो। जैसे एक राजस्थान सरकार में मैंने केस फाइल कर रखा है 2017 का, अभी भी पेंडिंग चल रहा है। उसमें क्या है कि जैसे कुछ कोचिंगें हैं, जैसे नाम तो नहीं लूंगा, तो एक ने अभी 5-6 कोचिंगें थी राजस्थान की, इनके पास इन्होंने क्या किया, जैसे टीचर जो होते हैं ना पढ़ाने वाले, तो ऐसे तुम्हारी भी थ्योरी होती है। जैसे सपोज करो मैं इस जिले का आईएएस होता और फिर 1 घंटे के लिए पढ़ाने आता, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता। ये थ्योरी होती है तुम्हारी। तो अब आईएएस कैसे आते हैं, आरएस कैसे आते हैं, धीरे धीरे देख ही रहे और दिखा दूंगा। ठीक है, कि तुम्हें पता चलेगा इनको बोलना भी आता है कि नहीं। ठीक है, ये जैसे कुछ सीएसआर वाले मिलने जाते हैं तो इनको पूछो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि जैसे ही ये कोचिंगें चल रही थी तो इसमें क्या किया, सरकारी टीचरों का प्रयोग करते थे, सीकर में खास कर। ठीक है, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं ना कॉलेज के, इनका। अब आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई देखो क्या है कि मेरी कोचिंग है, मैंने अपनी कोचिंग में क्या किया, 20 प्रोफेसरों को जोड़ रखा है, अलग अलग कॉलेजों को। पैसा देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं कितना बुरा। मैंने जब उन 20 लोगों को जोड़ रखा है तो 20 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे?
20 कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं उनसे, वो उस कॉलेज टाइम को छोड़कर मेरे यहां पढ़ा रहे हैं, पॉइंट 1। क्लियर है? दूसरा, वहां 500 लोग जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे, तो वो उन 500 बच्चों के माइंडसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपको फलानी कोचिंग में एडमिशन लेना है क्योंकि हम वहां पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अब ध्यान से समझो, सर्विस रूल खुद कहते हैं कि आप ऐसा नहीं पढ़ा सकते किसी भी कीमत पर। अब ये पढ़ाते कैसे हैं वो समझो। इनके पास एक हथकंडा है बढ़िया। ये क्या करेंगे? केस पेमेंट लेते हैं और कहते हैं कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फ्री। आई बात समझ में? फ्री पढ़ाई। अब इस आधार पे पढ़ाएंगे, जायज है कि नाजायज है? अच्छा, फ्री पढ़ाना जायज है कि नाजायज है? जायज है या नाजायज है? सोच के देखो। जायज है तो क्यों है? बोलो तो सही। समाज सेवा कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 लाख सैलरी देती है सरकार। क्या करने के लिए? पहले शिक्षा सेवा करने के लिए, बाद में करो समाज सेवा। समझ आ रही है? मैं तुम्हारी क्लास छोड़कर समाज सेवा कर रहा हूं, उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। तो पहले तुम बच्चों को पढ़ाओ जो उस कॉलेज के हैं। आई बात समझ में? दूसरा, जब निःशुल्क पढ़ाना है तो कहां पढ़ाओ? उन्हीं बच्चों को रोको कॉलेज के अंदर और रोक कर कहो कि हम तुम्हें आरएस की तैयारी कराएंगे, अमित सर के पास मत जाना, मैं खुश हूं। क्लियर है? उनको रोको। आई बात समझ में? आप अमित सर की कोचिंग में आकर क्यों पढ़ा रहे हो? आपको यह हक किसने दिया? पर जब ये खेल है ना, तो ये लॉ का मिस यूज है। और जब मैंने ऐसे मुकदमे ठोके तो 2019 में पहला फैसला आया मेरे पक्ष में कि ये लोग कोचिंग के स्कूल कॉलेज के अंदर ही पढ़ाएंगे, स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। तो कॉलेज आयुक्त आज ऐसा करता है। इसके कॉलेज में चलती है कोचिंग, पता है सबको? नहीं, फायदे उठाओ। ठीक है? तो वहाँ क्या होगा? 2 घंटे क्लास चलती है। अब लेते नहीं है लोग, पिछले 3 साल से क्लास लेते नहीं। कहते हैं बच्चे नहीं आते। सपोज करो, बच्चे क्यों आएंगे? बच्चे तो इसलिए नहीं आते कि आपने धमकी दी है कि फलानी कोचिंग में आ जाना, डिखड़ी कोचिंग में आ जाना। अब इनके खिलाफ एक्ट चले। ये संकट क्या है देखो, कि कितना ही लड़ लें, मुझे पता है चाहे मेरे को 10 साल लड़ना पड़े, इनकी नौकरी खाऊंगा 101%। क्यों खाऊंगा? क्योंकि ये जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत गैर कानूनी है। अब आप कहेंगे कि सर आप अपनी कोचिंग न चलने के डर से ऐसा कर रहे हैं, सबके दिमाग में ही आता है। तो मेरा पक्ष ऐसा है ही नहीं। मैंने स्पष्ट कहा है कि ये अभी इस्तीफा दे दे अपनी नौकरी से। जहां ये, जैसे मैं बिना कॉन्फिडेंस के, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं सुबह से शाम, मुझे डर नहीं है किसी चीज का, तो इनको किस चीज का डर है? तो आप क्या करो, अपनी नौकरी से क्या दे दो? इस्तीफा। और इस्तीफा देकर क्या करो कि दुनिया की किसी कोचिंग में 24 घंटे पढ़ाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप क्या कर रहे हैं? सरकार के पैसों का मिसयूज, मार्केट की सिचुएशंस को इम्बैलेंस करना और बच्चों के माइंडसेट के साथ खेलना। ऐसा हक किसी को भी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ट्यूशन नहीं करा सकता। सरकार के अंदर सरकारी मास्टर होता ना, जैसे आपके घरों में होंगे, पूछना उनसे, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अफसोस करोगे आप। इलीगल है, कुछ कर रहे हैं वो अलग बात है, बाकी ट्यूशन पढ़ाना क्या है? गैर कानूनी सरकारी टीचर के लिए। ठीक है? दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, राजस्थान की कॉलेज का स्कूल का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो सर्विस रूल्स को ताक पर ही दे रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? हम फ्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फ्री। ऐसा हक आपको नहीं। राजस्थान की विधानसभा में इनके खिलाफ मुद्दे उठे, बाकायदा इनके नाम उजागर किए गए हैं, पर सिंपैथी है। सिंपैथी किस बात की? जैसे सपोज करो तुम जैसे खड़े हो गए, ठीक है, इस चीज के पक्ष में कि नहीं सर अच्छा, हमारा टीचर अच्छा है। अरे तुम्हारा अच्छा है, दुनिया के भविष्य क्यों खराब करो? इतना अच्छा है तो फिर इस्तीफा देकर क्यों नहीं पढ़ा रहा? टेंशन किस बात की है? कमाई किससे करे? तुमसे करे। पर तुम साथ तुम्हारे से कमाई होना क्या है? सीमित कमाई है। लगभग 8-9 कोचिंग इस शहर की अब लगभग बंद हो चुकी है। क्लियर है? बाकी चंद जगह चल रही हैं चीजें, पर क्यों है? क्योंकि अब उनके ट्रांसफर हो गए, सरकार भी तेज है। अब जब मेरे जैसों से निपटना मुश्किल है, उनसे निपटना मुश्किल है, तो एक बीच का रास्ता निकाला सरकार ने। सीकर से सीधा जैसलमेर टेका है, बाड़मेर टेका है, अब पढ़ा ले वहां से। क्लियर है? कुछ आईएएस शुरू हुए अभी, ठीक है, नौकरी पर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, सुना होगा ऐसा। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब अभी यूपीएससी ने लिस्ट बनाना शुरू किया, कारण क्या है? यह हक उनको भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं हम वो फ्री दे रहे हैं। फ्री देने का हक आपको कब है? एक सोशल कोज के तहत। क्लियर है? आप स्पष्ट करें कि यहां से कोई आय नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक अपना ऐप बनाया,
10 क्लास यूट्यूब पे अपलोड की, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, ऐप पे जाओ, फलानी ऐप पे, वहां से कोर्स खरीदो। ध्यान से समझो, आपको लग रहा होगा बच्चा क्वालिटी देखकर खरीदेगा ना, 99% लोग तो इस भरोसे खरीद लेते हैं क्या ये है, काम इसी से होगा। क्लियर है? पर ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि वो सर्विस रूल खराब, 8 घंटे की नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऐसे में उसके पढ़ाने का ऑप्शन, इसकी इच्छा है नौकरी छोड़ो। तो आपने एक तनु जैन मैम का नाम सुना होगा, वो आईएएस थी। क्लियर है? उसको मन नहीं लगा उस जॉब में, उसकी पढ़ाने की इच्छा थी। क्लियर है? तो उसने यूपीएससी को पत्र लिखा कि भाई मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। क्लियर है? और आज उसने इस्तीफा देकर खुद की कोचिंग चलाई, कोई गुनाह नहीं है, याद रखना। अब वो पछताए, अच्छा लगे, उसकी सोच है, पर आज खेल क्या है कि उसको रेस्पेक्ट करेंगे सभी लोग। तो ऐसे क्या है कि समाज में ये जो एक तरीके की बेसिक चीजें हैं, इनके खिलाफ हमारी सेंसिटिविटी खत्म होगी, तब काम होगा। खत्म कौन करेगा? मेरे जैसे तो सपोज करो एक आधे होंगे जो लड़ेंगे, और हम तो हमारे स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, पर सभी लोग स्वार्थ के लिए नहीं होंगे। तो बेहतर क्या है कि खुद संस्थाएं ऐसी पहल करें, जैसे यूजीसी ने पहल की है स्पष्ट तौर पर, कि जिसके राजनीतिक विचारधारा है उसकी नियुक्ति नहीं होगी। पहला पॉइंट क्लियर है? जो इन चीजों में एक्टिव पॉलिटिशियन है वो कभी भी प्रोफेसर या वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और इस यूजीसी की गाइडलाइन का असर सबसे पहले राजस्थान में हुआ है। राज्यपाल ने 2 दिन पहले जोधपुर की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की छुट्टी कर दी है, बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा होने वाला पहला वाइस चांसलर है। करप्शन के मामलों में ऐसा उसके सिंडिकेट चलाते हैं, पूरा सिंडिकेट समझते हो, मतलब एक गुट चलाते हैं पूरा सरकार के खिलाफ। कांग्रेस अशोक गहलोत का चहेता था और ऐसा हुआ। राजस्थान की हाई कोर्ट में 4 लोगों को, अशोक गहलोत के पीछे एसआई सब इंस्पेक्टर समझते हो, वो सुरक्षा में लगता था आज से 15 साल पहले। अब वो इस देश का, इस राजस्थान का एडिशनल एसपी है। क्लियर है? भरपूर प्रमोशन हो रहे हैं। ठीक है? एसआई 9 साल बाद बनता है इंस्पेक्टर, यही होता है। उसके 9 साल बाद बनेगा सपोज करो एक तरीके का सीआई, सीनियर इंस्पेक्टर, ठीक है, सर्किल इंचार्ज जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। उसके बाद बनेगा सपोज करो डिप्टी, ठीक है, तब जाके चीजें होती। 27 साल के 3 ही प्रमोशन होते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है। आउट ऑफ टर्न का अर्थ है कि जो विशेष उपलब्धि हो, इसलिए से होते हैं। और प्रमोशन कब हुआ आप सोच करोगे, चुनाव परिणाम आने से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले। क्लियर है? तो 1 दिन पहले आदेश कैसे पारित कर दिए गए कि चुनाव परिणाम दिख गए, अब उसने सेवा की है मेरी तो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए, और उसको एडिशनल एसपी बना दिया गया। एक सब इंस्पेक्टर वहां से वहां तक पहुंचा। सवाल यह है कि उसने विशेष काम क्या किया, तेरे थैले उठाने के अलावा क्या विशेष काम किया है? कभी राजस्थान की जनता के लिए कोई जान खतरे में दी हो, कुछ किया हो? पर इसके खिलाफ क्या है, कोई बोलेगा नहीं, और अफसोस करोगे। इनके ट्रांसफर हुए थे तो वसुंधरा का सिक्योरिटी इंचार्ज, अशोक गहलोत का सिक्योरिटी इंचार्ज पहले झटके में हटा दिए गए। फोटो तो देख ही सकते हो, नाम तो नहीं पहचानते, हर फोटो देखो। जब हटा दिए गए तो भजन लाल पर इतना दबाव बना कि वापस लगाओ, और आज दोनों के वापस लगे हुए हैं। यानी जो वसुंधरा की सुरक्षा में लगा हुआ है वो पिछले 15 साल से है, वही एक ही पोस्ट पे। क्लियर है? पिछले 15 साल से अशोक गहलोत के जो साथ है वो, जिसका ट्रांसफर हो गया, अब वापस अशोक गहलोत के परिवार का सदस्य बन गया। ये आधार दिया गया है कि हमारी आत्माएं जुड़ गई इससे। ठीक है? ऐसी आत्माएं जोड़ोगे तो गड़बड़ है, याद रखना, क्योंकि सर्विस कैसे कर पाएंगे? अब ध्यान से, उसी के बेच के और भी ऐसा ही होंगे। वो बेचारे सड़क पे से पीपाटी बजा रहे हैं, इधर से गाड़ी इधर ले रहे, इधर ले रहे, और तुम उसको क्या किस मकसद से काम में ले रहे हो? तो ये गाइडलाइंस जरूरी है। इस गाइडलाइन को बस सिर्फ पढ़ लेना, अच्छे मकसद से शुरू की गई है, और आगे इसमें क्या क्या चेंजेस और पॉसिबल हो सकते हैं इस पर हमें काम करना है। ठीक है? एक लास्ट लिखो इस साल की प्री के हिसाब से। चारुल हिम्मत हार रही है ऐसा? बैटरी डाउन हो रही क्या? पानी पी रही है? चलो 2025 के प्री के हिसाब से लिखो, न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। ठीक है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष।
दूसरा लिखना मसाली, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। तीसरा लिखना पीएम मोदी कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पीएम मोदी को कुवैत, ये पढ़ना है डिटेल में, मतलब नाम क्या है, क्या दिया, ठीक है, ये सब चीजें। फिर है आईएनएस निर्देशक, ठीक है, फर्स्ट सर्वे वेसल। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, फ्रांस, इंडिया, यूएई एयरफोर्स की है, ठीक है, पढ़ लेना डिटेल में। प्रोजेक्ट चीता, डिटेल में पढ़ना ना, चीता की किस कार्य से संबंधित है, ऐसे मत लिख देना चीता से संबंधित है। फिर लिखो प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है सुमित सर, पूरा पढ़ना डिटेल में। एक लिखो इसरो का नया यान, न्यू व्हीकल, नाम है NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। NGLV, जैसे PSLV, ASLV ये सब पढ़ाए थे, है ना, तो उसी में एक नया है NGLV। अब जो सबको पढ़ने हैं बेसिक्स, ठीक है, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन, ऋण मुक्त, सॉरी संपत्ति मुक्त कृषि लोन, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन, सबको पढ़ना है डिटेल में, कम से कम 1 पेज के नोट्स बनाना, ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक काम आएगा। कृषि नष्ट नहीं होगी जब तक तुम RS बनोगे या IS बनोगे, ठीक है। दूसरा लिखना ओपन प्रिजन, खुली जेल, जिसमें तुम जीते हो, सुना है कभी नाम ऐसा, ओपन प्रिजन, खुली जेल सुना है क्या? राजस्थान में सबसे अधिक है, ठीक है, 35 जेलें हैं खुली जेल, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ने पत्र लिखा है देश की न्यायपालिका को कि इसको बढ़ाओ, खुली जेलों की संख्या बढ़ाओ। बेसिकली खुली जेल क्या होती है, जैसे सपोज करो तुम पढ़ नहीं रहे थे, ऐसे सपोज ही करना है, ठीक है, बाकी पढ़ तो रहे नहीं हो, ठीक है, तो गुरुजी परेशान हुए, फ्रस्ट्रेशन में सपोज करो कान पे जड़ दी, परिणाम स्वरूप तुम्हारी मृत्यु हो गई, ऐसा हो सकता है या ना? तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब गुरुजी ने तुम्हारी हत्या अच्छे उद्देश्य से की कि बुरे उद्देश्य से? अच्छे उद्देश्य से, पर कानून तो हाथ में लिया है तो गुरुजी को सजा मिलेगी, क्लियर है। तो 7 साल गुरुजी को अंदर भेजा, तो फिर साल 1.5 साल बाद गुरुजी का व्यवहार देखकर वो समझते हैं कि गलत आदमी को जेल में रख रखा है, तो फिर वो मुझे डाल देंगे ओपन प्रिजन में। ओपन प्रिजन क्या है कि मैं सुबह 9 बजे क्लास लेने आऊँगा, ठीक है, शाम 5 बजे तक पढ़ाऊंगा तुमको और 5 बजे वापस जेल चला जाऊंगा, समझाया? वहीं रहूंगा 7 साल तक। इसको क्या नाम दिया है? ओपन प्रिजन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अपराध करने वालों में 90% जो जेल में है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत की युवा आबादी की आबादी बढ़ रही है, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, 19 साल 20 साल 25 साल यही लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। तो अपराध इसलिए कर रहे हैं कि समझ है कि नासमझी? नासमझी। तो इस नासमझी को अगर दुनिया के हार्डकोर क्रिमिनल के साथ बिठा दोगे तो वहां क्या आपत्ति होगी कि उसको दुनिया का सबसे हार्डकोर क्रिमिनल बना देंगे। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 25-26 साल की उम्र में जेल चला गया और आज वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, क्लियर है। तो वो किस लिए हुआ?
क्यों हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ उसको हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया, तो गड़बड़ हो गई। तो ओपन प्रिजन क्या है, एक अच्छा तरीका। क्लियर है। अब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं कि जिसको ऐसे छोड़ेंगे भाग जाएगा, कर जाएगा। मैंने कहा ना, अच्छे व्यवहार वाला पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी को जीवन जीने का अवसर दोगे तो सुधार की चाहत रखता है, बिगड़ने की चाहत नहीं रखता। और तीसरा काम जो लास्ट, बहुत लास्ट, जब सारी चीजें नकारात्मक हो जाएं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले समझाओ, ना समझे तो अगले को बाहर में जाओ। क्लियर है, वो वाली बात है। तो सिंपल कहानी यह है कि लास्ट में अगर आपके मन में 1000 तरीके की आलोचनाएं आए कि नहीं भागेगा तो तब भी, तो ध्यान से समझो, देश में पुलिस है पकड़ने के लिए, ठीक है, भागेगा तो पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके पकड़ेंगे तो ओपन प्रिजन में भेजेंगे कि परमानेंट प्रिजन में। क्लियर है, तो घबराना नहीं, ऐसे दिमाग में फालतू की चीजें मत लाना, ठीक है। आखिरी लिखो जीएसटी, सॉरी एक लिखो जीएसटी काउंसिल। ठीक है, एक लिखो इंदौर में भीख देना अपराध है। पता चला ये? गिविंग डोनेशंस और ग्रांट्स टू बेगर्स इज क्राइम इन इंदौर। एक भारतमाला परियोजना, ये सबको पढ़नी है, ठीक है। चारों 4 लिखें 5 हैं? हाँ, तो 5 पढ़नी है सबको, ठीक है। अब इंदौर में क्या है, कानून लागू किया गया है, ठीक है, एक आईएएस के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। वो आदेश ये है, इंदौर सबसे खूबसूरत शहर है, सुना ऐसा, स्वच्छता में सबसे आगे है, ठीक है। तो इंदौर के अंदर क्या है कि जो भीख भीख मांगते हैं ना, उनके लिए क्या किया गया है, एक कानून लागू किया गया है, ठीक है। मांगने वाले पर कानून नहीं है, ठीक है, देने वाले पर कानून है कि अगर आप कहीं भीख देते हो पाए गए, ठीक है, भिखारी को, भिखारी की परिभाषा अलग होती है, ठीक है, जो कटोरा लेकर घूमते हो उनका नाम दिया गया है, ठीक है, सड़क पे फुटपाथ पे सोने वालों को नहीं, ठीक है। जो भीख मांग रहे हैं उनको यदि आपने भीख दी, ठीक है, यानी पैसे दिए किसी भी रूप में, ठीक है, तो वो अपराध है, ठीक है। अब हम आपको जेल भेजेंगे इस अपराध के लिए। आई बात समझ में? अच्छा काम है कि बुरा काम? इसकी आलोचना हो रही है इस कलेक्टर साहब की चारों तरफ, ठीक है, सिर्फ सरकारी पीठ थपथपा रही है। फंस गए हो तुम, नहीं? अरे अच्छा काम है कि बुरा काम? अच्छा क्यों है? ट्रैफिक इंचार्ज से मिले थे ना, है ना, तो क्या बोला था वो, मैं अतिक्रमण हटाता हूं, ऐसे बोला होगा। और क्या बोला? कुछ नहीं बोला? हाँ, ऐसे बताया नहीं सीकर के बारे में? अरे बेशर्मो, हाँ या ना? नहीं बताया या बताया? बताया तो क्या बताया? मैं नहीं था ना यहाँ, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या बताया? ऐसे कि रेडी वाले को हटाता हूं, ऐसा बताया? आया ना? और क्या बताया? कि मैं उनके रोजगार खाता हूं, ऐसा नहीं बताया? या विकल्प देता हूं? एक वीडियो मैंने भी सुना, उसमें तो बता रहा, तो वो कहाँ बता रहा वो पता नहीं, आया तो बुढ़ानिया इसमें ही था, ठीक है। तो उसमें बता रहा है साफ शब्दों में कि मैं कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ, ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारियां समझता हूं, और मैं किसी को भी हटा रहा हूं तो पहले उसको विकल्प दे रहा हूं, ठीक है। तो वो उसने एक वीडियो में कहा था, एक बच्चे ने इंटरव्यू लिया था तुम्ही में से, ठीक है, वो वीडियो तुम्हारे ग्रुपों पर भी है ना, तो उसको ऐसे सिर्फ लाइक करने के लिए नहीं होता, देखा भी, 5-7 मिनट निकाला करो जिंदगी में से, है ना। तो उसने क्या किया है कि जब उस वीडियो को देखोगे तो उसमें बता रहा है साफ शब्दों में, सेम कहानी इस कलेक्टर ने की है, ठीक है। इसका क्या मानना है कि युवाओं को, खास कर बच्चों को इस मकसद से लाया जा रहा है इस इंदौर के अंदर, ठीक है, कि खरीद खरीद कर अनाथ बच्चों को ला रहे हैं, गरीब बच्चों को ला रहे हैं, ठीक है, और इनसे भीख मांगने का काम करवाया जा रहा है, ठीक है। अब जब ये ऐसा हो रहा है तो ये व्यापार है, ठीक है, और
इससे एक तो शहर की खूबसूरती खराब हो रही है, ठीक है, एक शहर का अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, 100% है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी अभी आप फिल्मी दुनिया में जी रहे हो, जैसे 20 एक छोरे काम कर रहे हैं ना CSR में, इनसे पूछो कि जब ये फील्ड पे जाते हैं तो अलग अनुभव है, ठीक है, और यहाँ ऑफिस में बैठ के सोचते हैं तो अलग अनुभव है। यहाँ ये ऐसे सोचते हैं कि वास्तव में गरीब बच्चे हैं, ये कपड़े बांटने गए तो इनको अनुभव हुआ होगा, ठीक है, इनके ऊपर से छलाक मारते हैं, ठीक है, छीनते हैं, ठीक है, और आप अफसोस करोगे। अगर मैंने इनसे कभी डिस्कस नहीं किया, अभी पूछा ही नहीं कभी, मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले मैं जाता था, ठीक है, तो इनके साथ ऐसा हुआ। कभी तुम्हारे सामने बैठे मैंने कभी नहीं पूछा इनसे क्या क्या हुआ, पर मैं बता रहा हूँ, है ना, कि गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और जब ये कपड़े देते हैं ना, तो नए कपड़े और पुराने कपड़े का फर्क करते हैं, पुराने को हाथ नहीं लगाना चाहते और नए को छीनना चाहते हैं, ठीक है, पहनने के मकसद से। कभी नहीं, ये बहुत गहरी बात है जब समझोगे तो, ठीक है। जैसे बीकानेर में एक बार इनके सामने की बात है, 3 जनों की, तो हम एक बूथ पे दूध लेने रुके, तो एक छोरी आई कि पैसे दे दो, ठीक है, तो इतनी बड़ी, तो मैंने कहा पैसे है ही नहीं, कहा क्यों झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट लाइन थी उसकी, वो थोड़ी जानते हैं मिसर है, तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहा पर नहीं है मेरे पास, कहा अभी तो तू यहाँ से दूध ले रहा था, मैंने कहा वो तो ले सकता हूँ मैं, तो कहा वही दिला दे, क्लियर है, तो मैंने दिला दिया। अब उस बच्ची ने इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैंने दिया, उसने लिया और दुकान वाले को मेरे सामने दे दिया कि ला पैसे दे, और उससे वो जो उनकी फिक्स मंथली सिस्टम चलता होगा कि भाई ठीक है मैंने 20 रुपए का लेकर दिया, उसने 15 रुपए ले लिए होंगे, और मुझे ऐसे कर रही है बाय बाय, ठीक है। अब ध्यान से समझो, वो इस मकसद से इनके सामने कर रही है, 2-3 जने थे, कौन सा था, ये था, कोई पता नहीं, एक जने और थे, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कहीं सिर्फ बनावटी बात कह रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ। पर उस दिन से मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए यदि लाना बंद कर दूँ, क्लियर है, और ऑप्शन बी आगे थैली फाड़ कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन बी पर काम किया। अगले दिन मैंने फिर दी उसको, ठीक है, बुला के, और मैंने कहा ये ले, और उसको चीर दी, ऐसे गुस्से में देख रही मुझे, मैंने कहा पी ले अब, ठीक है। कारण क्या है, क्या व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया। पर ये जो खेल है, ठीक है, अच्छे मकसद से है कि जो उसको आप पैसे दे रहे हैं, ये बच्चे व्यापार करेंगे, क्राइम करेंगे, और क्राइम करेंगे तो शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। तब इस आदमी पर आलोचनाएं हो तो इसने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था, जैसे आगे डिटेल में चीजें लेकर आया, और लाने के बाद IAS ने कहा कि ध्यान से सुनो, मेरे खिलाफ कुछ बोलने से पहले मैंने इनके वैकल्पिक मार्गों की सुविधाएं की हैं, यानी बच्चों को अनाथ आश्रमों में, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी वृद्धाश्रम में, और इनके अलावा रोजगार के यापनों के लिए मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ रहा हूँ। जल्द ही मैं इनके लिए रोजगार की सुविधाएं कर दूंगा कि भाई फलानी जगह जाकर ये कमा कर काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। विक्रम था शायद उस दिन, एक सब्जी मंडी में था क्या, हाँ, तो एक छोरा मिला, मुश्किल से होगा 10-1 साल का, 12-13 साल का, तो ऐसे मैंने कहा, पहली बार देखा मैंने उसको वहीं पे, तो मैंने पूछा कि ये सब तो इनका लड़का तो नहीं है, कहा नहीं हूँ, कहा मैंने कहा पढ़ता क्यों नहीं, कहा पढ़ना चाहता हूँ, ये एग्जैक्ट लाइन थी, से पूछो पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा पढ़ फिर, कहा फिर नौकरी कौन करेगा, मैंने कहा मैं करूँगा, कहा बातें बातें करता है, तो मैंने कहा क्यों, कि पैसे देते मेरे को 7,000 रुपये, ठीक है, मैंने कहा तेरा बाप कहाँ गया, कहा बाप है ही नहीं, सीधा बोल दिया, तो मैंने कहा अच्छा कब से नहीं है, तो कहा मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने सुन लिया। मैंने कहा मम्मी क्या करती है, कहा मम्मी यहीं पास में झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, मैंने कहा चल अभी मेरे साथ यूँ करके, कहा अभी नहीं, अभी बिजी हूँ, कल आना, तो पूछ लो उससे कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा, याद रखना। काम क्या करवाएगा, मैंने कहा काम नहीं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, यूँ करके, तो बोल रहा है कि कहाँ पढ़ाएगा, मैंने कहा कोचिंग है मेरे, पैसे, मैंने कहा पैसे मैं दूंगा, 7,000 रुपये तेरे को मिल रहे वो मैं दूंगा, सोच के बताऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। अब उसको लगा तो हंसी मजाक कर रहा है, मैं पड़ गया पीछे उसके, ये सब्जी ले रहे थे 1 घंटे तक, मैं पीछे पड़ा रहा, मैंने कहा चल रहा है क्या, वो कह रहा है कल बता रहा हूँ ना, मैंने कहा ना अभी। अब वो उसके दिमाग में क्या है कि मुझे पता है वो उस मासूमियत से चीजें खेल रहे हैं, हो सकता है वो अच्छी मकसद, पर पढ़ना मुश्किल काम है, मुझे पता है। अगर उसको सच में पढ़ना होता तो वो तैयार हो जाता, वो चल लेता, और हम सच में साथ ले आते, हम तो उसको कह ही रहे थे, ठीक है।
पर उसकी जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी अजीब सी है। और ये एक की बात नहीं है, उनको सिखाया गया कि, और जो नौकरी कर रहे हैं ना वहाँ जो करवा रहे थे वो अपने सीकर के ही हैं, तो इस वो मुझे कुछ नहीं बोल पा रहे, वो उसको डर है छोरे को, मुझे खुद समझा रहा है कि आपको सब्जी नहीं देंगे। मैंने कहा ये तो खानदान देगा पूरा, तो टेंशन मत ले। कह रहा है ये शिकायत करते मेरे पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? कहा फिर कह रहा है जाने नहीं देंगे मुझे। मैंने कहा मैं बोल देता हूँ। फिर इनके सामने ही मैंने उनको बोला ये कल से छोरा नहीं आएगा, मेरे साथ जाएगा। तो बोले हाँ ठीक है साहब ले जाओ, यूं करके। मैंने कहा अब चल। कहा अब तो कल ही बताऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये कुछ हद तक व्यापार हो चुका है, इसको मानना पड़ेगा अपने को। तो अब क्या होगा कि हम इस भरोसे चीजों को छोड़ भी नहीं सकते, पर वैकल्पिक मार्ग यही कहते हैं कि जैसे मान लो उस बच्चे को जाहिर सी बात है 5-7 हज़ार रुपए की तो देखो जरूरत है, इसीलिए कर रहा होगा, पर उसके हम विकल्प बना सकते हैं। जैसे वो आज सर कलेक्टर ने कहा है कि हम पहले इनको पढ़ाएंगे, फिर इनके लिए कोई वोकेशनल कोर्स कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक है। या सपोज करो किस लिए भाग रहे हैं, अधिकतम उनकी ख्वाहिशें क्या है, ना तो गाड़ी लेने की है, ना बंगला बनाने की है, ना बेड लेने की, उनकी ख्वाहिशें राशन की। आज भारत सरकार की हजारों योजनाएं हैं जिनसे इनको राशन दिलाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर कोई आपत्ति ही नहीं। तो उसने जो पहल की वो बहुत अच्छी पहल है। इस पर अब इस पर देखो क्या है, आप सोचेंगे कि अजीब सा नहीं, बहुत पढ़ा लिखा ये सा, इस सोच का बनना है आपको कि उसने कानून किस पे लागू किया है, लेने वालों पर कि देने वालों पर? देने वालों पर। उसने लेने वालों पर क्यों नहीं लागू किया? तेरे को क्या बोला मैंने, चाय लाने के लिए इतना टाइम? उसकी तरफ मत देखो, क्या है 8वां जुबा। सोनी जी कभी सोना ला के दे हमें, जल्दी बोलो। भीख मांगने वालों पर लागू नहीं है, भीख देने वालों पर लागू है। क्यों लागू है? हाँ एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। कि जैसे आप कहीं सोचेंगे ना कानून का डर, भिखारी को कहीं का डर, उसको तो सुरक्षा मिल रही है, ठीक है। जेल भेजोगे तो भी क्या है, खुश है वो तो, क्लियर है। इसीलिए देखो पहले अपराध की एक सीमा होती थी कि बड़ा आदमी अपराध नहीं करता था, ठीक है। अब बड़ा छोटा मध्यम उच्च निम्न सब शामिल है, क्लियर है। 5 रुपए के लिए देश में हत्या हो रही है, 1000 करोड़ों के लिए हत्या हो रही है। कारण क्या है कि सबकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। सुनते हो ना 50,000 रुपए के लिए हत्या कर दी, 5,000 रुपए के लिए सुपारी ले लेते हैं लोग। तो 5,000 रुपए के इंसान मारना बुरी बात है ना, पर क्यों मार देते हैं? क्योंकि कारण है, उनको 5,000 मिल रहे हैं, 2 दिन आनंद करेंगे। जैसे वो जो इसको मार के गए थे राजस्थान के अंदर, 22-23 साल के छोरे थे, नाम तो भूल गया मैं उनका, ये इसको सॉरी राजू ठेठ को जानते हो ना। तो जो छोरे मार के गए हरियाणा से, उनको क्या मिला था सुपारी में, अफसोस करोगे। पुलिस ने पूछा तो कहा गोवा की ट्रिप 2, ठीक है, तिरुपति बालाजी के दर्शन और 10-10 हज़ार रुपए। अब उनकी इच्छा थी कि हमें कोई गोवा घुमाए, बस। तो उसी को कह देते जिसको मारा कि भाई हमें तुझे मारने के लिए सुपारी मिली है, गोवा घुमाने की 2 ट्रिप की, तू 4 दे रहा है क्या? दे देता बेचारा, ठीक है। पर ये पैटर्न हो गया है क्राइम का, इसलिए इन चीजों को रोकना। ये इच्छा शक्ति किस में होगी? जैसे मैं तुमको कहूँ कि 1500 रुपए दूंगा, जहर खा लो। मैं कहूँ 15 करोड़ दूंगा, खा लो। जहर थोड़ी खा सकते हो, हाँ या ना? तो तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें पता है इन चीजों की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में नहीं है, ठीक है। वहाँ फुटपाथ पे बैठे को कहो कि 100 रुपए दूंगा, फलाने को गाली दे क्या, वो कहेगा 10 दे के आता हूँ, 200 दे दे। वो तैयार है, उसको कोई गम नहीं। क्या करेगा? सामने वाला थप्पड़ मार देगा, सहन कर लेगा, 200 के चक्कर में कर लेगा। इसलिए ये बेहतरीन पॉलिसी है और इस पॉलिसी पर काम होना जरूरी है, ठीक है। अब कोई आपत्ति हो तो बोलो। ये कुल मिलाकर करंट अफेयर्स के टोटल टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये दूसरी चीजें मैंने आपको दूसरे सेशन के रूप में क्लियर कर दी। कुछ भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछना हो पूछ लो, फिर मैं तीसरे की शुरुआत करता हूँ।